चलें जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देखते हैं, जो हमारा जो प्री पार्टीशन का एरिया है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्री पार्टीशन का एरा होगा वो हम देख लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम जो 711 में शुरू हुआ था ना, 711 में आपका जो मोहम्मद बिन कासिम था वो आया था। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया था तो यहाँ पर डायनेस्टीज़ बनी थी। ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो प्री पार्टीशन का एरा है जितना भी, ख़ास तौर पे जो 711 से लेकर फिर 1857 तक की जो बात होती है, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो वो जो है, इससे पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अकबर का एरा है जिसमें मुजद्दिद अलिफ सानी है, ठीक है, फिर मोहम्मद बिन कासिम है, राजा दाहिर वगैरह हैं, इन सब के ऊपर फिर जो अकबर का एरा है ख़ास तौर पे, इन सब के ऊपर आप लोग खुद पास्ट 20 ईयर्स के पेपर अगर आप लोग देख लें तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। क्वेश्चंस आते हैं तो इसके एमसीक्यूज में आते हैं, इसके अलावा इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, कभी भी मैंने तो नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आजकल जो सीएसएस के पेपर्स आते हैं वो काफ़ी एनालिटिकल पेपर्स होते हैं, तो ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को अकबर के एरा से या मुजद्दिद अलिफ सानी के एरा से या मोहम्मद बिन कासिम के एरा से कोई बात रेफ़र करनी पड़ जाए। तो इसलिए हम एज़ सच इसको देखेंगे नहीं, डिटेल में हम इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करेंगे। हम जो डिटेल्ड, आप लोगों को पता है सीएसएस के अंदर जो जितने भी पेपर्स होते हैं आजकल, सबके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स से ही आ रहे होते हैं, ख्वाह वो इस्लामियात हो, ख्वाह वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, ख्वाह वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि करंट अफेयर से कोई सिचुएशन, कोई सिनेरियो उठाकर उस सब्जेक्ट की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को उस करंट सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। तो यही सब कुछ होता है। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को डायसेक्ट कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का हमने देखा, मोहम्मद बिन कासिम, इसमें हम डायनेस्टीज़ देखेंगे। ठीक है। हमारे पास सबसे पहली जो बातचीत होगी वो डायनेस्टीज़ के ऊपर होगी। ठीक है। उसके बाद हम इसका एक इस्लाम आया ना, जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो यहाँ पर इस्लाम आया, तो इस्लाम का आगे यहाँ पर क्या इम्पेक्ट पड़ा सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें, जिसके बाद हम इसके अंदर जो मुग़ल एरा है वो देखेंगे। ठीक है। ये हमारी पहली हेडिंग चल रही है। ठीक है। सबसे पहले जो हम चीज़ें पढ़ेंगे प्री पार्टीशन में वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें फिर हम जब वक्त के साथ साथ चलेंगे फिर हम देखेंगे। ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे ये हम चीज़ देखेंगे। ठीक है। मुग़ल एरा को हम देखेंगे, मुग़ल एरा तक अगर पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो भी कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, लेकिन पहुंच जाएंगे। मुग़ल एरा जब एंड होता है वहां तक भी हम पहुंच जाएंगे, कोई मसला नहीं है। फिर हम, आपका अल्लाह भला करे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम देखेंगे जो कि 1857 में हुई थी। इसकी हम कॉजेज़ देख लेंगे। ठीक है। इसके हम जो है ना इम्पैक्ट्स वगैरह देख लेंगे, रीजंस देख लेंगे कि मुस्लिम जो हैं वो क्यों हार गए इस जंग को। उसके बाद हम यहाँ पर जो, अच्छा ये हमारा हो गई एक, यहाँ पे जो प्री पार्टीशन का एरा है ना उसके अंदर एक चीज़ हमारी हो गई। ठीक है। डायनेस्टीज हो गई, इस्लाम का इम्पेक्ट हो गया, मुग़ल एरा हो गया, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई हमारी, हो गया। ठीक। इसके बाद हम जो दूसरी चीज़ हम देखेंगे प्री पार्टीशन पे वो हम देखेंगे रिफॉर्मर्स। हमारे जो रिफॉर्मर्स हैं जिनमें हमारे पास जो बुनियादी तौर पर मुजद्दिद अलिफ सानी आ गए। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास शाह वलीउल्लाह आ गए। ठीक है। और हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान आ गए, और हमारे पास शहीद सैयद अहमद शहीद बरेलवी। ठीक है। ये आ गए, तो इनको हम देखेंगे। रिफॉर्मर्स में हम इन सबको डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग देखेंगे इन्हीं से सवाल आता है और किसी से भी नहीं आता। एक और रह गया हमारे हाजी, हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है। इनके ऊपर भी कभी मैंने सवाल देखा था, तो इनको भी हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे। अच्छा जी। उसके बाद हम जो तीसरी चीज़ यहाँ पर देखेंगे वो हम एजुकेशनल मूवमेंट्स देखेंगे। तो एजुकेशनल मूवमेंट्स में हमारे पास आप लोगों को पता है अलीगढ़ आ जाता है।
और उसके बाद आप लोगों का अल्लाह भला करे दारुल उलूम देवबंद आ जाता है, और आपका नदवतुल उलमा आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक हम पहुँच भी जाएं। आज की क्लास हमारी 3 घंटे की होगी, पता नहीं पहुँचेंगे यहाँ तक या नहीं पहुँचेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं। तो हमने जो हमारा पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर अगर आप सिलेबस खोल लें तो उसकी आप लोग पहली हेडिंग देख लें, वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारा कि किस तरह से ये सारा मामला हो रहा है। यहाँ पे हमने जो हमारी जो पहली हेडिंग है, इसको हमने डायसेक्ट कर लिया है। ठीक हो गया, तो आप लोग एक दफ़ा फिर से देख लें। इसको आप लोगों ने नोट करना है अगर, तो नोट भी कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें हम आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों ने ध्यान से सुननी है, समझनी है कि हम जो हमारी ख़ास तौर पे हमारी जो डायनेस्टीज़ हैं, ये जो हमारी डायनेस्टीज़ हैं, इनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। हम ये नहीं करेंगे कि एक एक चीज़ को लेकर बैठे रहें और उसके अंदर हम अपना दिमाग ख़राब करें, जबकि सीएसएस के पेपर में उसका कोई फ़ायदा भी ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम उस पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। डायनेस्टीज़ को हम ब्रीफली देखेंगे और जल्दी से हम उसको गो थ्रू करेंगे, बाकी चीज़ें फिर हम बाद में देखते रहेंगे इसके ऊपर। ठीक हो गया, तो अब हम देखते हैं अपनी, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है तो काइंडली आप मुझे यहाँ पे बता दें कि भाई आप लोगों ने ये नोट कर लिया है नहीं कर लिया है। वो अभी हम जब देखेंगे ना, मुझे तो अलिफ क्यों आया था वो हम देख लेंगे कि क्यों आया था, जब उसके ऊपर आएंगे फिर बात करेंगे। फिलहाल तो हम यही देख रहे हैं ना कि ये आप लोगों ने सिलेबस नोट कर लिया, जितना हमने पढ़ना है, ये आउटलाइन है हमारी, समझ लें एक किस्म की। तो मैं इसको अब जो है ना ओवरटर्न करने लगा हूँ। चलें जी, अब हम देखते हैं अपनी जो हमारी जो डायनेस्टीज़ हैं वो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अगर नहीं दिखा, समझ में नहीं आया तो बता देना, फिर मैं मार्कर यूज़ कर लूँगा। वो मार्कर यूज़ करने में थोड़ा सा मसला मुझे आता है, इसलिए मैं मार्कर यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन अगर मार्कर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी, समझ में नहीं आया, लिखाई समझ में नहीं आई, तो बता देना, फिर हम मार्कर ही यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारी डायनेस्टीज़ आ गई। सबसे पहली जो हमारी डायनेस्टी थी वो हमारी जो है ना मोहम्मद बिन कासिम आया था। कोई डायनेस्टी तो नहीं थी, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो था वो यहाँ पर आया था। आप लोगों को पता है कि जो राजा दाहिर था उसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी, और जो है ना राजा दाहिर को इसने अच्छे से मार मारी, और वहाँ पर इन्हें देबल में कब्जा कर लिया था। ये देबल में आए थे असल में, और जो है ना ये देबल आप लोगों को पता है ये सिंध का इलाका था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक पाकिस्तान का मैप बना लूँ तो आप लोग देखते हैं कि ये आप लोगों का जो ये है, ये इलाका जो है आप लोगों का, ये आप लोगों का सिंध में आ जाता है, और यहीं से मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की जो अरब कॉन्टिनेंट है वो आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आया था, और फिर यहाँ पे वो एंटर हुआ था। यहाँ से वो फिर यहाँ पे आपका इंडिया आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लें कि ये आपका जो इंडिया आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से फिर वो इंडिया, और यहाँ पे आपका दिल्ली आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो पहला बंदा था ये यहाँ पर आया था। ठीक हो गया, दूसरा बंदा जो हमारे पास आया था, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 711 है। ठीक है, 711 में ही आया था, और 711 में तकरीबन ये वापस वहाँ पे इसका जो है ना, इसको वापस बुला लिया गया था, और फिर इसके अपने बंदों ने इसको मार दिया था मोहम्मद बिन कासिम को। तो एक बड़ा फड्डा हो गया था। तो खैर इसके बारे में इतना आपका कोई जो है ना क्वेश्चन आता है नहीं, इसलिए इसमें इतना गहराई में जाने का आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम की सर्विसेज बताएं, कभी इस पर सवाल आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमने जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना था वो ले लिया, हमने पता कर लिया कि ये सिंध में आया था। सिंध से फिर जो है ना इसने राजा दाहिर के साथ लड़ाई की थी, वहाँ पर फिर जो है ना इन्होंने फतह हासिल की, और उसके बाद इन्होंने फिर वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर, और फिर इन्होंने जो है ना इनको वापस बुला लिया गया, और फिर वहाँ पर इनको मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया गया। इनकी इतनी ही स्टोरी है, ज़्यादा स्टोरी इनकी है नहीं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे, ये जो है ना आपका जो था जालिम हुक्मरान था अरब के अंदर। आप लोगों में से अगर किसी को उसका नाम आता है तो मुझे बता दें, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। ये उसका दामाद था, वो हुक्मरान था
अरब के अंदर दिमाग से निकल रहा है, हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ जो था उसका ये क्या था, दामाद था, ठीक है। हजाज बिन यूसुफ भी जो है ना वो बड़ा जालिम आदमी था, तो उसने जो है ना जो उसका अपना दामाद था ये भी वेल ट्रेंड आदमी था, मोहम्मद बिन कासिम, इसलिए इसको यहाँ पर भेज दिया था लड़ाई करने के लिए। उसको 6,000 लोगों की फौज के साथ इसको रवाना किया था। ये 6,000 लोगों के साथ आकर इन्होंने देबल में राजा दाहिर के ऊपर हमला किया था। ये हमारी पहली हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी डायनेस्टी के बारे में। दूसरी डायनेस्टी जो थी हमारी वो थी गजनी डायनेस्टी। तो ये हमारी गजनी डायनेस्टी आ गई। गजनी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है, अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों ने लाजमी इसका याद करना है हर एक का, क्योंकि ये जो डायनेस्टीज़ हैं ये आते ही एमसीक्यूज़ में हैं। उसके अलावा आप लोगों को कभी इसका कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ये हमेशा एमसीक्यूज़ में आता है, लिहाजा हम एमसीक्यूज़ के लिए, एमसीक्यूज़ पर्पसेस के लिए इस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, डायनेस्टीज़ का जो है ख़ास तौर पर, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 962 टू 1116, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। इसके अंदर जो एक जो मशहूर आदमी था वो था मोहम्मद गजनी, ठीक है। ये मोहम्मद गजनी है, इसके बारे में हम बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसी डायनेस्टी में एक और बंदा था जो काबिल ज़िक्र है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी ये दोनों ही यहाँ पर इस डायनेस्टी के अंदर थे। और इसके हम ये नहीं देखेंगे कि अब महमूद गजनवी ने क्या किया और जो है ना गौरी ने क्या किया, इनमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान के थे, लाजमी बात है। लेकिन हमने इनके अंदर क्या देखना है, इनके अंदर हमने एक तो टाइम पीरियड देखना है, दूसरी चीज़ हमने इनके अंदर जो बंदे थे वो देखने हैं। क्योंकि एमसीक्यूज़ में आप लोग यही देखेंगे कि फ़लाना बंदा कौन सी डायनेस्टी से था। मोहम्मद गौरी का लिखा होगा, आपसे पूछेंगे कि भाई वो कौन सी डायनेस्टी से था, तो आप लोग बता देंगे कि भाई वो गजनी डायनेस्टी से था इनिशियली। बाद में लाजमी सी बात है उसने अपनी एक डायनेस्टी बना ली थी। जो तीसरी डायनेस्टी थी हमारे पास वो थी गौरी डायनेस्टी। गौरी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है आपके पास वो 1114 टू 1215 है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है इनका। ये गौरी डायनेस्टी थी, यहाँ पर इनकी हुकूमत हुई, फिर हिंदुस्तान के ऊपर ये लोग यहाँ पर आए और इसके अंदर कोई इतना ख़ास आदमी था भी नहीं, ठीक हो गया। अब जो हमने चौथी चीज़ जो हमने देखनी है इसके अंदर, वो हमने देखनी है कि हमारी जो ये दिल्ली सल्तनत क्या थी। ये हमने दिल्ली सल्तनत के ऊपर बात करनी है अभी। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारी फिर 5 डायनेस्टीज आ जाती हैं, 5 डायनेस्टीज के अंदर आ जाती हैं। 5 कौन कौन सी हैं? स्लेव डायनेस्टी है आपकी, फिर खिलजी डायनेस्टी है, फिर आपकी तुगलक डायनेस्टी है, और फिर आपकी सैयद डायनेस्टी है, और फिर आपकी लोधी डायनेस्टी है। ये 5 डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत के अंदर आती हैं। एक एक करके देखते हैं इन डायनेस्टीज को। सबसे पहले हम देखते हैं स्लेव डायनेस्टी को, ठीक हो गया। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड क्या था इसके अंदर, 1206 टू 1290, ठीक है। 1206 से 1290 तक ये टाइम पीरियड था स्लेव डायनेस्टी का। तो इसके अंदर जो एक बंदा था उसका नाम था मलिक शमसुद्दीन, ठीक हो गया, मलिक शमसुद्दीन। और इसकी एक बेटी थी रज़िया सुल्ताना। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, रज़िया सुल्ताना का भी अक्सर एमसीक्यूज में आया था कि ये कौन थी। तो आपने बता देना है कि मलिक शमसुद्दीन, क्या अगर डायनेस्टी का ऑप्शन दिया हो तो बता देना है ये स्लेव डायनेस्टी से थी, ठीक हो गया। रज़िया सुल्ताना की भी हुकूमत रही है यहाँ पर, ये याद रहे आप लोगों को कि रज़िया सुल्ताना ने भी यहाँ पर 4 साल की हुकूमत की है, 1236 टू 1240। ये जो टाइम पीरियड है बीच का, इसमें किसकी हुकूमत थी? इसमें रज़िया सुल्ताना की हुकूमत थी, ठीक हो गया।
इसी डायनेस्टी के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट आदमी था उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, हो गया, गयासुद्दीन बलबन, ठीक हो गया। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1266 था। ये भी स्लेव डायनेस्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था। स्लेव डायनेस्टी की पूरी हुकूमत कितनी हो गई? 84 ईयर्स की हो गई, ठीक हो गया। ये भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं एमसीक्यूज में, फिर वहाँ पर आप बैठ के हिसाब लगाएं कि कितने साल बने थे, तो इससे बेहतर है कि पहले से ही आप याद कर लें कि भाई इतने साल थे। ये हो गई आपकी। अब हम जो बात करेंगे वो हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरी आप लोगों से एक गुजारिश ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं कोई चीज़, तो थोड़ा बहुत तो नोट कर लें, लेकिन ज़्यादा ध्यान दें लेक्चर को सुनने में। ज़्यादा ध्यान आप लोगों ने इस चीज़ पर नहीं देना है कि हम जो है ना वो करेंगे। अब मैं बताता जाऊँगा तो आप लिखते जाएंगे, तो लिखने में फिर टाइम आपका ज़ाया होगा। तो इससे बेहतर है कि आप यही करें कि आप जो है ना वो कर लें, सुन लें पहले लेक्चर को, इसकी बाद में लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो उस वक्त भी आप लोग फिर इसको दोबारा सुन के नोट्स बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगला जो बंदा है हमारे पास, जो दूसरा जो आदमी आया था हमारे पास, दूसरी जो डायनेस्टी आई थी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, याद रहे। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो पहली हमने बात की वो क्या थी? वो थी स्लेव डायनेस्टी। दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी, ठीक हो गया। ये आपके खिलजी आ गए। अब खिलजियों की यहाँ पे क्या बात थी? इसका टाइम पीरियड जो है हमारे पास वो 1290 टू 1320 है। ये इनका टाइम पीरियड है खिलजीज का, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है। जो मेन आदमी था वो था आपका इसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये जलालुद्दीन खिलजी आ गया। अच्छा जी, ये था फिर आपका एक रिश्तेदार भी था रणबीर सिंह का, ठीक है। ये रणबीर सिंह का रिश्तेदार था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और इसने रणबीर सिंह को मारकर उनकी जगह पर हुकूमत हासिल की थी। ये रणबीर सिंह की ही पहले यहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी, तो रणबीर सिंह को मारने के बाद ये यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी हुकूमत बनाई। एक और आदमी जो था यहाँ पर, वो कौन था? दूसरा आदमी हमारे पास था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी आ गया। अब खिलजी नहीं लिखूंगा मैं, आप लोगों ने खुद लिख लेना है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये फिर कौन था? ये जलालुद्दीन का भांजा था या भतीजा था, कोई इस तरह से कोई आदमी था ये अलाउद्दीन खिलजी। हम तो नेफ्यू पढ़ते हैं, अब नेफ्यू भांजा भी आता है, फिर भतीजा भी आ जाता है। तो इस तरह से फिर ये हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, इस इन्हीं जलालुद्दीन वालों के उसमें जो है ना, अच्छा, फिर एक बंदा आया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये इनका लास्ट आदमी था इसी डायनेस्टी का, कुतुबुद्दीन। अब याद रखें, डायनेस्टी जब भी होती है तो कोई एक आदमी उसको रन नहीं कर रहा होता। लाजमी बात है, 50-50 साल की, 100-100 साल की डायनेस्टीज़ हैं, तो एक आदमी जब मरेगा तो फिर दूसरा आएगा, दूसरा मरेगा फिर तीसरा आएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो इनके अंदर, सॉरी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे वो इनके अंदर आखिरी आदमी थे। अब हम अपनी तीसरी डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो तीसरी डायनेस्टी हमारी कौन सी है? तीसरी जो डायनेस्टी हमारी वो है तुगलक डायनेस्टी, ठीक हो गया। तो तुगलक डायनेस्टी में क्या होता है? इसका टाइम पीरियड है आपके पास 1320 टू 1414। ये इसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। इनका आप लोगों ने हिसाब लगा लेना है कि कितने कितने साल बने हर एक डायनेस्टी के। तो फिर क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में कि कितने साल डायनेस्टी रही है, स्लेव डायनेस्टी कितने साल रही है, तुगलक कितने साल रही है, तो आप लोगों को फिर गिनना नहीं पड़े, उसी टाइम फिर आप लोग बता दें टाइम पीरियड। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ साथ साथ। तुगलक डायनेस्टी के अंदर आपका जो एक बंदा था उसका नाम था, पहला आदमी जो था इसके अंदर वो था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक हो गया। तो ये हमने फिर गयासुद्दीन तुगलक को देखा।
अच्छा जी। फिर एक इनके बेटे थे, वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। एक और भी थे इन्हीं के बेटे, वो तो कौन थे? फेरोज शाह। फेरोज शाह तुगलक। ये इनके अंदर काम के लोग थे, ठीक है। बस अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं डिस्कस करना है हमने। अगली डायनेस्टी हमारे पास थी इसी के अंदर, आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया था शुरू में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। अब ये जो डायनेस्टी हमारे पास आती है वो आती है सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी में क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड है 1414 टू 1451। कुछ मैं आप लोगों को इस तुगलक डायनेस्टी के बारे में एक छोटी सी बात आप लोगों को स्टोरी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये जो लोग थे ना, तुगलक जो लोग थे, ये आए थे मंगोल से। ये मंगोल से आए थे। कैसे आए थे मंगोल से? यहाँ पे मैं आप लोगों को मैप बना के दिखाता हूँ। ये आप मैं छोटा सा यहाँ पे मैप बनाऊंगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका इंडिया का मैप आ गया। तो ये आपका फिर यहाँ पे आपका चाइना आ जाता है, और चाइना के ऊपर फिर यहाँ पर मंगोल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस मंगोल से यहाँ से लोग आया करते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तुगलक जो लोग थे ये यहाँ से आए थे, ठीक है। इन्होंने जो यहाँ से एक बंदा आया था तैमूर लेन, आप लोगों ने तैमूर का बहुत नाम सुना होगा। तैमूर जो था वो कौन था? वो यहीं से आया था, ठीक है, बुखारा से। बुखारा का इलाका था यहाँ पर। तो ये बुखारा के इलाके से आया था कौन? तैमूर लेन। और ये काफ़ी जालिम आदमी था तैमूर लेन यहाँ पे। और जो है ना, आप लोगों को सुना होगा एक बात, एक बात यहाँ पे बड़ी मशहूर थी कि भाई ये जो है ना बहुत जालिम आदमी था, इसने खोपड़ियों के मीनार बनाए थे। इस तरह की बातें आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी। तो इसी वजह से ये बहुत जालिम आदमी था। तुगलक डायनेस्टी का इसीलिए काफ़ी रोल रहा है, काफ़ी एक जो है ना इम्पैक्ट रहा है आपके सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। हम अब सैयद डायनेस्टी की बात करें, इसका टाइम पीरियड हमने देख लिया 1414 टू 1451 है। इसके अंदर जो एक बंदा था, ये बहुत ही छोटी सी डायनेस्टी थी। जो एक बंदा था इसके अंदर वो था आपका खिज़र खान। ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि नामों के ऊपर ही सारा खेल है, ये नाम ही आते रहते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। ये खिज़र खान आपका यहाँ पर आया था सैयद डायनेस्टी के अंदर। तो ये बहुत ही छोटी डायनेस्टी थी, 37 ईयर्स की ये टोटल डायनेस्टी थी, और इससे ज़्यादा ये नहीं चली है। तो ज़्यादा इसके बारे में गपशप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगली जो डायनेस्टी हम देखते हैं हमारे पास, वो है यहाँ पर लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी को देखते हैं। लोधी डायनेस्टी के अंदर एक बंदा था आपका बहलूल लोधी। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं कि 1451 टू 1526। अच्छी खासी बड़ी डायनेस्टी थी ये। आई थिंक मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ मसला हो गया इसका, वो देखता हूँ एक दफ़ा मैं। अगर आप लोगों को कोई मसला आता है यहाँ पे, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर यहाँ पे मैसेज लिख के बता देना है, ठीक है, कि भाई हमें नहीं दिख रहा सही से स्लाइड, हमें आवाज़ नहीं आ रही। कोई भी मसला हो तो बता देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अब लोधी डायनेस्टी के ऊपर पहुंच चुके हैं। हम लोधी डायनेस्टी को देख लेते हैं कि लोधी डायनेस्टी क्या भला है। तो लोधी डायनेस्टी के अंदर आप लोगों को पता है एक जो बंदा था वो था बहलूल लोधी आपका। तो बहलूल लोधी यहाँ पर आया था। अच्छा, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग थे वो फिर पश्तून लोग थे, ठीक है। और ये लोधियों ने ही बैटल ऑफ पानीपत लड़ी है। पहली जो पानीपत की बैटल हुई है वो इन्हीं के बीच में हुई है, ठीक है। मतलब ये लोधियों ने ही लड़ी है, ठीक है। तो बैटल ऑफ पानीपत ये आपका हो गया। यहाँ पर एक जो और बंदा था, जो मेन आदमी यहाँ पे बाद में सुल्तान था, तो ये था आपका सिकंदर लोधी, सुल्तान सिकंदर लोधी, ठीक हो गया। ये आपका यहाँ पे बंदा था। इसी का बेटा था आपका सुल्तान इब्राहिम लोधी। ये आप लोगों ने नाम तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये कैसे कैसे यहाँ पे ये लोग आए।
किस टाइम पीरियड में ये लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी जो थे वो कौन थे, वो इन्हीं के बेटे थे, ठीक है, सिकंदर लोधी के वो बेटे थे। ये आपकी जो डायनेस्टीज हैं, जो स्लेव डायनेस्टी से हमने जो सॉरी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर हमने ये जो डायनेस्टीज हमने देख ली सारी की सारी, डायनेस्टीज का टॉपिक यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद डायनेस्टीज का टॉपिक नहीं है। इन पांचों को हम क्या कहते हैं, इन पांचों को हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, ठीक है। ये आपका दिल्ली सल्तनत कहते हैं इनको हम। तो इनके जो टोटल ईयर्स बनते हैं वो 332 ईयर्स बनते हैं। तो ये 1526 के अंदर आपकी जो फिर ये डायनेस्टी भी आपकी ख़त्म हो गई थी, ठीक हो गया। तो डायनेस्टीज का हमारा जो टॉपिक है वो तो हो गया ख़त्म, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपने जो है ना अगले आउटलाइन का जो हमारा टॉपिक था, अगला कौन सा टॉपिक था वो, किधर गया सिलेबस। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम इसका मुग़ल एरा को पढ़ेंगे। मुग़ल के जो है ना मुग़ल एम्पायर कैसे बना, किस तरह से हुआ, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ पेजेस में यहाँ से निकाल लूँ, आप लोगों ने जो है ना वो परेशान नहीं होना कि क्या हो गया इसको। अच्छा, अभी हम यहाँ पर एक काम, हम ये काम करेंगे यहाँ पर कि हम थोड़ा सा जो है ना वो ब्रेक लेंगे, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है, बल्कि अजानें शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम तकरीबन जो है ना वो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हम नमाज पढ़ के जब आएंगे, एक और बंदा भी यहाँ पर वेटिंग में है, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं, नमाज के लिए चलते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोगों में से भी जिसने जिसने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ लें, तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। ये मीटिंग इसी तरह से चलती रहेगी, इसको हम बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वापस लोगों को रिकनेक्ट करने में फिर बड़ी इशू आ जाती है। तो हम अब दोबारा इसको जो है ना वो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, ये चलता रहने दें इसको, ठीक है। काइंडली जब सब लोग आ जाएं तो यहाँ पर मैसेज कर दें और बता दें कि भाई हम आ गए हैं, ताकि हम शुरू कर सकें, कंटिन्यू कर सकें अपना लेक्चर। एक और बंदा भी कनेक्ट हो चुका है हुआवी के मोबाइल से, हुआवी नोवा i3 है, पता नहीं 3 आई है। तो वेलकम ब्रो। लेकिन और लोग अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। रिप्लाई कर दें काइंडली, ताकि हम जो है ना वो लेक्चर अपना जो कंटिन्यू करें, जहाँ से हमने शुरू ख़त्म किया था वहाँ से हम दोबारा अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करें। तो ठीक है, फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पर तो अभी तो फ़िलहाल कोई भी जो है ना यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर रहा है हमें, लेकिन कनेक्टेड हैं काफ़ी सारे लोग। तो हम जो है ना शुरू करते हैं अपना जो लेक्चर, हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम शुरू करते हैं अपना दोबारा। तो अब हम बात करेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो अब हम अपना जो है ना मुग़ल एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। मुग़ल एम्पायर कैसे बना, कैसे शुरू हुआ। देखें, ये इंडिया का मैप मैंने आप लोगों के सामने बना दिया है। असल में यहाँ ऊपर की जानिब जो है ना वो मंगोल था, ठीक है। लेकिन ये जो ये आपका इलाका पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान का इलाका है। तो पाकिस्तान से आपके पता है लेफ्ट साइड पे फिर अफगानिस्तान है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पूरा मिडल ईस्ट आ जाता है, ठीक है। तो मिडल ईस्ट में आपके जो मंगोल्स थे वो उन्होंने आकर सेटलमेंट ली हुई थी मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है। मिडल ईस्ट से इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अटैक किया यहाँ पर, ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली पर अटैक। तो यहाँ पर बैटल होती है पानीपत की बैटल। मैंने आप लोगों को बताया कि पानीपत की बैटल यहाँ पर होती है। तो पानीपत की बैटल होती है असल में 1526 में, ठीक है। तो इसके अंदर जो आमना सामना होता है वो किसका होता है, वो इब्राहिम का होता है। इब्राहिम लोधी आप लोगों को मैंने बताया था। इब्राहिम लोधी और जो इनके मुकाबले में जो होते हैं वो होते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है, हो गया।
तो ज़हीरुद्दीन बाबर और इनकी जो लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली वो लड़ाई फिर जीत जाते हैं आपके ज़हीरुद्दीन बाबर। और बाबर जो है ना वो फिर पहले आदमी होते हैं जो कि मुगल एम्पायर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में, ठीक है। ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे इनका टाइम पीरियड क्या था, 1526 टू 1530, ये इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने जो काम किया था यहां पर, अब इनके ऊपर भी कोई सवाल तो नहीं आता, कभी भी आप नहीं देखेंगे कोई क्वेश्चन आ रहा हो इनके ऊपर एज सच कि भाई इसकी क्या सर्विसेज थी, इनकी क्या सर्विसेज थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, एमसीक्यूज वगैरह में अक्सर आ जाता है कि भाई इनकी क्या सर्विसेज थी। तो इन्होंने काम क्या किया था, इन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई थी। आप लोगों को पता है कि बाबरी मस्जिद जो है, बाबरी मॉस्क, वो इन्होंने बनाई थी। और यहां पर पहले क्या था, यहां पर पहले शिव मंदिर था। तो शिव मंदिर को गिराकर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका बाबरी मस्जिद बनाई थी, ठीक हो गया। इनका एक बेटा था, उस बेटे का नाम क्या था, उस बेटे का नाम था हुमायूं। अब ये हुमायूं जो था ये इतना कॉम्पिटेंट आदमी नहीं था, ठीक है। ये बन तो गया था, यहां पर इसकी हुकूमत तो आ गई थी, लेकिन ये इतना कॉम्पिटेंट नहीं था, ठीक है। ये 1530 के बाद ऑब्वियसली ये बना था 1530 टू 1540, ठीक है। ये 1530 टू 1540 जो है वो टाइम पीरियड किसका था, हुमायूं का था। अब हुमायूं जो था ये कोई इतना खास आदमी नहीं था, ठीक है, मगर उसके बावजूद इसने, आप लोगों ने देखा कि इसने 10 साल तक एक एम्पायर को रन किया। तो ये पहला आदमी ऐसा था। 1540 में क्या होता है इसके साथ, आप देखें 1540 में ये पहला आदमी था जिससे थ्रोन ले लिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है इसके तख्त से। कैसे, यहां पर हुमायूं के बाद एक छोटी सी एक और डायनेस्टी आती है जिसको हम कहते हैं सूरी, सूरी डायनेस्टी। तो सूरी डायनेस्टी में जो बंदा था वो कौन था, वो था शेर शाह, शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं के साथ लड़ाई की और उसको हरा दिया। सूरी का काम क्या था, सूरी ने आपका जीटी रोड बनाया था, ठीक है। जो इंडिया के अंदर जीटी रोड्स बनाए थे वो इसी ने बनाए थे। 1540 टू 1555 शेर शाह सूरी की ही डायनेस्टी यहां पर रही है, ठीक हो गया। और काम क्या किया सूरी ने, सूरी का एक काम तो जीटी रोड था, दूसरा काम था इन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मैकेनिज्म था वो भी इसने शुरू किया था यहां पर। उसके अलावा इसने पोस्ट बनाई थी, जो फौजी चौकियां होती हैं वो भी इसने बनाई थी। 1 किलोमीटर के फासले पर एक चौकी हुआ करती थी। अब ये रोड है ना जीटी रोड, ठीक है, ये जीटी रोड पे ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर। तो यहां पर भी पोस्ट हो गई, यहां पर भी एक पोस्ट हो गई, यहां पर भी पोस्ट। ये फौजी चौकियां इसने बनाई थी यहां पर। और कम्युनिकेशन का भी बहुत जबरदस्त किस्म का निजाम इसने बनाया था, ठीक हो गया। खैर, जब सूरी जो है वो इक्तदार में आए, सूरी ने जो है ना कब्जा कर लिया, हुमायूं को हटा दिया, तो हुमायूं को इन्होंने भेज दिया ईरान, ठीक है। हुमायूं को इन्होंने ईरान भेज दिया। तो ईरान जाकर हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं का एक दोस्त बना वहां पर, हिंदू था, उसका नाम था हैमो बक्कल। हैमो बक्कल जो था वो हुमायूं का दोस्त बना और इन दोनों ने मिलकर फिर रिटेलिएट किया और सूरी डायनेस्टी को फिर इन्होंने खत्म किया। हुमायूं बहरहाल जब मरा है तो मरने की कहानी भी हुमायूं की देख लेते हैं। हुमायूं, आपको पता है, अपनी पढ़ने लिखने का शौकीन था, ये अपनी इसकी एक लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी के अंदर ये फिर जो है ना, यहां पर इसने अपनी लाइब्रेरी के अंदर
इसका पाँव स्लिप हो गया और ये बेचारा बादशाह इस तरह से मरा कि भाई बादशाह मरता है, कोई लड़ाई होती है, कोई जंग होती है ना, कोई कहीं पे जाके शहीद होता है, लेकिन ये बादशाह साहब जो थे ये बिल्कुल ही फारिग थे, पढ़ाई लिखाई वाले थे ये, लिहाजा ये अपनी लाइब्रेरी की जो सीढ़ियां थी उनसे स्लिप होकर ये मर गए। तो यहां पर आपका सूरी डायनेस्टी फिर यहां पर खत्म हो गई थी जब हमायूं ने रिटेलिएट किया था हेमोबक्कल के साथ और दोबारा से यहां पर कब्जा हासिल कर लिया था। बाद में फिर हमायूं, आप लोगों को पता है कि स्लिप हो गया। उसके बाद हमायूं का फिर एक बेटा था। यहां से असल कहानी, असल जो खेल है वो यहां से शुरू होता है कि हमायूं का बेटा जो था उसने क्या कारनामा अंजाम दिया। हमायूं का एक बेटा था, इसका नाम था अकबर। ये वही है जलालुद्दीन अकबर जिसका नाम है पूरा, ठीक है। तो इसको सपोर्ट किसने, ये एक बेटा था, उस टाइम ये 14 ईयर्स का था जब हमायूं मरा है, तो ये 14 ईयर्स का था। तो उस वक्त एक बंदा था इन्हीं की हमायूं की फौज में, बहराम खान। बहराम खान ने क्या किया कि सपोर्ट किया। बहराम खान ने अकबर को सपोर्ट किया और अकबर को फिर यहां पर इन्होंने इक़्तिदार दिलवाया, अकबर की हुकूमत बनाई। सिर्फ 14 साल का एक लड़का हुकूमत करने के लिए कामयाब हो गया और हुकूमत करने लगा, ठीक है। यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, तो मेरी आवाज अगर नहीं आ रही है तो बता दें। मैं तो म्यूट, मैंने तो किया ही नहीं है खुद को म्यूट भाई। चले कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा जो है ना, वो मेरी आवाज़ यहाँ पे चली गई थी गलती से, पता नहीं कैसे म्यूट हो गया, मैंने तो नहीं किया था, पता नहीं गलती से कैसे जो है ना वो म्यूट हो गया ये। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक जल्दी से एक गो थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले मुग़ल एम्पायर में हमारे पास जो थे वो आपके मंगोल थे, जो मिडल ईस्ट के अंदर आबाद थे। मिडल ईस्ट से इन्होंने हमला किया दिल्ली के ऊपर। यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत होती है और पानीपत 1526 में होती है। उसके बाद इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर, इन दोनों के बीच में पानीपत की बैटल होती है और पानीपत की बैटल फिर ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो जीत जाते हैं। बाबर जब आते हैं इक़्तिदार में, यहाँ से फिर मुग़ल एम्पायर जो है वो शुरू होता है, ठीक है। तो पहला आदमी जो था मुग़ल एम्पायर के अंदर वो बाबर था। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 के टाइम पर था। इसने बाबरी मस्जिद बनाई थी शिव मंदिर को गिराकर, ठीक हो गया। इसका एक बेटा था हमायूं। हमायूं 1530 टू 1540 तक रहा है यहाँ पर, 10 साल इसने अंपायर चलाया है। इसके ऊपर सूरी ने हमला करके इसके ऊपर जो है ना अपना काम कर दिया, अपनी डायनेस्टी एक बना दी। एक छोटी सी डायनेस्टी आती है बीच में मुग़ल एम्पायर के बीच में ही, जिसको हम सूरी डायनेस्टी कहते हैं, ये याद रखनी है आप लोगों ने। तो शेर शाह सूरी जो थे उनकी सर्विसेज जीटी रोड उन्होंने बनाया था और इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का मैकेनिज्म दिया था हमें कि रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा। फिर उन्होंने पोस्ट बनाई थी, जो आपकी फौजी चौकियां होती हैं उनको हम पोस्ट कहते हैं। तो ये जो जीटी रोड है हमारा, इसके ऊपर हर 1 किलोमीटर के बाद एक चौकी इन्होंने बनाई थी और यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी एक मैकेनिज्म इन्होंने चलाया था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम बन गया था इनका। हमायूं को इन्होंने ईरान भेज दिया था, हमायूं को मारा नहीं था इन्होंने, याद रहे। हमायूं को इन्होंने ईरान भेज दिया था। ईरान जाकर हमायूं ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया और हेमोबक्कल एक हिंदू आदमी था, इसके साथ मिलकर, इसकी फ़ौजें थी बहुत सारी। तो हमायूं ने इसे कहा कि भाई हमें भी अपनी कुछ फ़ौजें दे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। हमायूं और हेमोबक्कल ने मिलकर फिर रिटेलिएट किया और सूरी डायनेस्टी को गिरा दिया। खैर हमायूं फिर से इक़्तिदार में आ गए। उसके बाद हमायूं जो है वो, आप लोगों को मैंने बताया कि अपनी लाइब्रेरी में सीढ़ियों से स्लिप हो गए और वहाँ से वो मर गए फिर, ठीक है। ये बादशाह साहब की इस तरह से मौत हो रही है, आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से बादशाह की मौत हो रही है। बादशाह की ऐसी मौत अच्छी तो लगती नहीं है, तो लेकिन फिर भी हो गया, ऐसे मर गया, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, मौत तो अल्लाह ने लिखी है। लेकिन ये बात हिस्ट्री के अंदर एक जो है ना वो एक अजीब सी बात है कि यार बादशाह फिर सीढ़ियों से स्लिप होके मरा है, ये कैसा बादशाह था भाई। लोग इस तरह की बातें करते हैं बाहर। तो ये आपका हुआ। फिर हमायूं का एक बेटा था अकबर, जो कि उस वक्त 14 साल का था, मैंने आप लोगों को बताया। बहराम खान ने इसकी मदद की। ये जनरल था, हमायूं का जो जनरल था ना वो बहराम खान था, ठीक है, हो गया।
तो फिर अकबर जो है वो इक़्तिदार में आ गया। अकबर का टाइम पीरियड क्या था? अकबर चौथा आदमी था मुग़ल एम्पायर के अंदर। चौथा तो नहीं था, तीसरा था, क्योंकि एक तो फिर हमारा सूरी आ गया ना बीच में। तो सूरी को हम मुग़ल एम्पायर का तो बंदा नहीं कहेंगे, सूरी को हम फिर सूरी ही कहेंगे ना। तो वैसे हमारी फोर्थ हेडिंग बनेगी अकबर की, लेकिन ये तीसरा आदमी था मुग़ल एम्पायर के अंदर। इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1556 टू 1605। ठीक हो गया। अकबर जो है ना वो इसके टाइम पर, अकबर के टाइम पर मुग़ल एम्पायर जो था वो अपनी पीक पर था। उस टाइम मुग़ल एम्पायर अपनी पीक पर था और बहुत ज़बरदस्त इसने मुग़ल एम्पायर को हैंडल किया हुआ था। बहुत ज़बरदस्त इसका होल्ड था इस एम्पायर के ऊपर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि अकबर जो था इसके टाइम पीरियड में इसका जो दरबार था ना अकबर का, उस दरबार के अंदर हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सिख भी थे, काफ़ी लोग थे। तो अकबर ने जो है ना वो एक थोड़ा पॉलिटिकल आदमी भी था ना, इसने कहा भाई थोड़ी सी सियासत करेंगे हम। और जो है ना वो हिंदू मुस्लिम, आप लोगों को पता है हिंदू मुस्लिम की जो फड्डा था वो तो शुरू से ही चलता आ रहा था। तो इसने कहा कि भाई हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है ना उसको हम लेकर आएंगे। तो इसने यूनिटी की बात की। इसने इस यूनिटी के लिए इसने क्या किया? इस यूनिटी के लिए इसने हिंदू औरतों से शादियां की। ठीक है। फिर उन जो हिंदू औरतों की जो रिश्तेदार थे ना, मिसाल किसी एक औरत से शादी की इसने अकबर ने, तो उस औरत का भाई हो गया, उसका चाचा हो गया, मामा हो गया, उसके रिश्तेदार में जो मर्द थे ना, उनको इसने जो है ना दरबार के अंदर अपने अच्छी सी पोस्ट वगैरह दी थी। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसने ये काम किया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के इसने जो है ना वो काम किया। इसने एक जो फिर बहुत यहाँ पर जो लोग आए ना, हिंदू लोग आ गए ना दरबार के अंदर। फिर जब इन औरतों ने सिफारिश की तो हिंदू लोग आ गए दरबार के अंदर। तो इस तरह से फिर जो हिंदू लोग थे वो दरबार में आ गए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पता नहीं कोई थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है, क्या चल रहा है, ये वीडियो थोड़ी सी जो है ना वो रुक रही है। होपफुली आवाज़ मेरी ठीक आ रही होगी। बहरहाल अब ठीक हो गया। तो हिंदू लोग जो थे वो काफ़ी सारे अकबर के दरबार में आ गए थे। ठीक है। अकबर का जो जो किला था ना उसमें जो दरबार था, दरबारी थे बहुत सारे, वो हिंदू थे। तो हिंदुओं ने अकबर को मशवरा दिया कि भाई आप ऐसा करें कि हिंदुओं के और मुसलमानों के जो रिलीजन है ना उसमें जो जो चीज़ें कॉमन हैं उन चीज़ों को निकाल कर एक दीन बनाए, एक अलग मज़हब बनाए। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो ये इसने किया। फिर 1581 में 1581 में अकबर ने दीन इलाही बनाया। ठीक है। ये इसका एक पॉलिटिकल स्टेप था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि लाजमी बात है सबको खुश रखना है, सबको ही जो है ना वो अपने काबू में रखना है, सबकी जो है ना वो सुननी है, सबको लेकर चलना है। ठीक हो गया। ये इसके अंदर इसने एक बात की थी कि अच्छा, उस टाइम में एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, ज़िल्ले इलाही। ज़िल्ले इलाही का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बड़ा राइज था। कैसे? इसका मतलब सबसे पहले देख लें। ज़िल्ले इलाही का मतलब है कि फेस ऑफ गॉड। जो भी आपका किंग है वो आपका फेस ऑफ गॉड है, यानी कि वो गॉड का नुमाइंदा है, गॉड की तरफ से भेजा गया है। अब इसका मकसद क्या था? इस पॉलिसी का मकसद यही था कि ताकि लोग जो है ना वो अपने दिमाग से निकाल दें कि भाई हम भी कभी बादशाह बन सकते हैं। इस इस पॉलिसी का मकसद यही था ज़िल्ले इलाही का कि जो बादशाह है उसी की आगे जो बच्चे होंगे, जो भी उसकी नस्ल में लोग होंगे वही बादशाह बनेंगे। उसके अलावा कोई और बादशाह नहीं बन सकता। ये अकबर का काम था। दीन इलाही भी इसने बनाया। दीन इलाही को हम आगे चल के थोड़ा सा जब हम रिफॉर्मर्स को डिस्कस करेंगे, मुजद्दिद अलिफ सानी को, तो फिर हम वहाँ पर भी दीन इलाही को, लेकिन अभी तो आप लोगों ने समझ लिया कि दीन इलाही का एक ब्रीफ सा मतलब यही है कि हिंदू मुस्लिम में जो कॉमन चीज़ें हैं उनको निकाल कर एक अलग से दीन बना दिया जाए। उसको इन्होंने दीन इलाही का नाम दिया। तो ये दीन इलाही हमारा यहाँ पर बन गया। ठीक हो गया। तो ये जो ज़िल्ल इलाही की कॉन्सेप्ट था अकबर का, उसमें यही बात की कि भाई अकबर के पास ही जो बादशाह है डिवाइन राइट्स उसी के पास है। मज़हब के अंदर कोई तब्दीली करनी है, मज़हब को नया बनाना है, कोई जो है ना रेक्टिफिकेशन अगर करनी है मज़हब के अंदर, तो वो कौन करेगा?
वो आपका बादशाह है वो करेगा। ये काम अकबर ने शुरू कर दिया इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता है बादशाह का जो दीन होता है वही दीन आगे लोग बड़ी आसानी से उस दीन को जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। इसी वजह से अकबर के जो मिनिस्टर्स थे जितने भी, उन्होंने भी फिर इसी दीन इलाही को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। फिर अकबर के एरा में एक और काम हुआ। ठीक है, अकबर ने जो शेर शाह सूरी ने रेवेन्यू का सिस्टम शुरू किया था ना, अकबर ने उसी को रीनेम किया मनसबदारी। ये मनसबदारी का जो सिस्टम था ये शुरू किया अकबर ने। क्या मसला है, अच्छा खैर, मनसबदारी जो है ना वो इसने शुरू कर दिया, और मनसबदारी में फिर आपका रेवेन्यू सिस्टम आपका इसी में आ जाता है। इसमें इसने अकबर ने क्या किया, टैक्स लेना शुरू किया सबसे। लेकिन जो जिजिया टैक्स था, जिजिया आप लोगों को पता है इस्लामियात में आप लोग पढ़ते हैं कि जिजिया क्या चीज़ है, जिजिया अकबर ने माफ़ कर दिया। कहा मैं हिंदुओं से जिजिया नहीं लूंगा। ये काम अकबर ने किया। ठीक हो गया। अकबर के और बहुत सारे काम थे। अकबर ने क्या किया, अकबर ने फोर्ट्स बनाई थी, बहुत सारे फोर्ट्स, किले जितने भी थे, बहुत सारे किले वो अकबर ने बनाए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर का इसने बहुत सारा काम किया था। सॉरी फ्रेंड्स, हमारा जो है ना वो इंटरनेट थोड़ा सा मसला कर रहा था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैं दोबारा से कनेक्ट हो गया हूँ यहाँ पर, तो हम दोबारा से अपना जो लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एनीवेज, आप लोगों को एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी ये वीडियो है ना वो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरे अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है। ये जूम की ऐप के ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो रही, मेरे अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है। तो इसी वजह से जो रिकॉर्डेड हमारे पास जो वर्जन आएगा ना, उसके अंदर ये नहीं होगा कि फिर जो है ना कोई इंटरप्शन होगी, कोई डिस्कनेक्शन होगी, वो सब कुछ उस रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। यहाँ पर लाइव जो हम लेक्चर दे रहे हैं, यहाँ पर तो हो सकता है कि हमारा जो है ना इंटरनेट कभी कभी डिस्कनेक्ट हो, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है नेट का बड़ा मसला चलता रहता है। लेकिन रिकॉर्डेड वर्जन जो आप लोगों को मिलेगा उसमें फिर कोई मसला नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग जो है ना वो भी डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब वो दोबारा से हमारे पास जो है ना वो कनेक्ट कर रहे हैं। खैर वो होता रहेगा कनेक्ट। हम अपनी बात जहाँ पे हमने शुरू की थी, ख़त्म की थी, वहीं से शुरू करते हैं। मनसबदारी अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी क्या है, मनसबदारी रेवेन्यू सिस्टम को कहते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन। यानी कि जो स्टेट का रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, रेवेन्यू कमाई को कहते हैं। तो कमाई हमेशा आप लोगों को पता है टैक्स से आती है। इसीलिए अकबर ने जो मनसबदारी का सिस्टम शुरू किया था, इसमें टैक्सेस जो थे ना सबको मिलाकर, पहले ऐसा होता था कि मुसलमान जो है वो ज़कात दिया करते थे, और हिंदू जो है वो जिजिया दिया करते थे, या ईसाई वगैरह या सिख वगैरह जो है वो जिजिया दिया करते थे। अकबर ने आके एक ही सिस्टम शुरू किया, जिजिया उसने माफ़ कर दिया। ये उसने दीन इलाही के अंदर ये काम किया, ये कारनामा उसने अंजाम दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया अकबर ने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसने बहुत सारा काम किया था। बहरहाल अकबर जो है वो आपका 1605 में उसका इंतकाल हो जाता है, और अकबर जो है ना वो यहाँ पर उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम जो हमारा अगला बंदा है वो जहांगीर है। तो मुगल की बात आप लोगों ने देख ली, सॉरी अकबर की आप लोगों ने, अकबर का आप लोगों को बचल गया। अकबर का क्या मामला था, दीन इलाही भी आप लोगों को बचल गया कि 1581 में दीन इलाही बना था, उसका आप लोगों को बचल गया कि हिंदू मुस्लिम में जो कॉमन चीज़ें थी उनको जो है ना वो एक इकट्ठा करके एक चीज़ बना दी उन्होंने। तो अकबर का आप लोगों को बचल गया, अकबर का सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अकबर जो है ना अब वो दोबारा नहीं आएगा। 1605 में अकबर का इंतकाल हो गया।
आप लोगों को मैंने बता दिया। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर अकबर के बाद जो था बंदा वो यही था। जहांगीर का टाइम पीरियड क्या था? अच्छा, जहांगीर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये अकबर का ही बेटा था, ठीक है। ये अकबर का ही एक बेटा था, और लाजमी बात है जब बादशाह मरेगा तो उसका बेटा ही जो होगा वो फिर जो होगा वो बादशाह बनेगा। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1605 टू 1628 था। ठीक हो गया। यहाँ पे एक मैडम ने लिखा है सॉरी, तो सॉरी क्यों लिखा है भाई? खैरियत? अच्छा, वो दोनों आपस में ही बातें कर रहे हैं, तो आपस में बातें काइंडली ना करें, यहाँ पर ध्यान दे दें, मेरे से बात कर लें, जो भी बात करनी है मुझे आप लोग बता दें, ठीक है। तो जहांगीर की बात करें, जहांगीर 1605 से 1628 तक इसका पीरियड था। अकबर का यह बेटा था। इसने लाहौर को बहुत डेवलप किया। लाहौर का जो एरिया था उसको जो डेवलप किया है बहुत ज़्यादा, वो इसी ने किया है, ठीक है, जहांगीर ने। असल जो इसका इलाका था वो कौन सा था? वो इसका इलाका था शेखुपुरा। इसी को आप लोगों ने देखा है कि अगर आप लोगों ने ये मुग़ल एरा के ऊपर कोई मूवी वगैरह देखी हो, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मैंने ये लफ्ज़ ज़रूर सुना है कि शेखू शेखू बोला करते थे ना, एक शेखू नाम का जो बंदा हुआ करता था अकबर के टाइम में, तो वो शेखू यही हुआ करता था। तो ये शेखूपुरा का बंदा था, इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया? इसका नाम भी शेखू पड़ गया। उस वक्त जो लाहौर था आपका, वो एक कल्चरल हब हुआ करता था। वहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स आपको मिलते थे। आज दिन तक भी अगर आप लोग लाहौर को देखें तो लाहौर के अंदर आप लोगों को बहुत सारे जो है वो मिलेंगे, कल्चर्स आप लोगों को लाहौर के अंदर मिल जाएंगे काफ़ी सारे। मैं आप सब लोगों से सॉरी करता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो है ना इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। अभी हमने कंप्लेन कर दी है, इंशाल्लाह कल तक ये फिक्स हो जाएगा इशू। हम थे जहांगीर के ऊपर। जहांगीर की हमने बात कर ली कि लाहौर को इसने डेवलप किया। शेखूपुरा का ये बंदा था, शेखू शेखू इसको कहा करते थे। उस वक्त लाहौर एक कल्चरल हब हुआ करता था, और यहाँ पर आज दिन तक भी आप लोगों को बहुत सारे कल्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। जहांगीर ने एक और काम क्या किया था? वो इसने काम किया था कि इसने दीन इलाही को ख़त्म किया था। ठीक हो गया। यूं इन्होंने दीन इलाही को कैसे ख़त्म किया? दीन इलाही को ऐसे ख़त्म किया क्योंकि ये एक स्टूडेंट था किसका? जो मुजद्दिद अलिफ सानी हैं आपके, उनका जो है ना ये स्टूडेंट था, और मुजद्दिद अलिफ सानी से ही इंस्पायर होकर जब ये बादशाह बना था तो इसने क्या किया था? दीन इलाही को इसने ख़त्म कर दिया था। ठीक हो गया। ये था जहांगीर का सिस्टम। अब हम बात करते हैं, अब अगला बंदा आपका जो था वो शाहजहां का। शाहजहां कौन था? शाहजहां एक बहुत ही जो है ना वो फजूल खर्च, एक, अगर आप लोगों को मैं बताऊं एक ही लफ्ज में, तो ये जो एक्स्ट्रावेजेंट किस्म का आदमी था। ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट किसको कहते हैं? एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं हम जो एक फजूल किस्म का, फजूल खर्च किस्म का आदमी होता है, जो इसराफ करता है, यानी कि ज़्यादा खर्च करता है, अयाश किस्म का आदमी होता है। ठीक हो गया। इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1628 टू 1658। ये इसका टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में ये बना था। इसने आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर का काम था जितना भी, वो इसके दौर में हुआ था। ठीक हो गया। इसने पहली मीटिंग की थी थॉमस रो के साथ। जो पहला बंदा आया था ब्रिटिश का यहाँ पर, वो थॉमस रो था। उसके साथ मीटिंग किसने की थी? मतलब वो शाहजहां के दौर में आया था, तो शाहजहां के साथ मीटिंग हुई थी, और यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी ब्रिटिश के साथ। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा जी, तो ब्रिटिश जब यहाँ पर आया, उस वक्त फिर ब्रिटिश ने जो है ना, जो अपना, एक लाजमी सी बात है जब एक दूसरा मुल्क यहाँ पर आकर बिजनेस करता है तो लाजमी सी बात है उससे इंस्पायर होते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले। खुद जो शाहजहां था वो भी उससे इंस्पायर था।
तो बेसिक आइडिया जो हमारा था डीएमजी ग्रुप का, वो इसी ने दिया था, ठीक है, जिसको आज आप लोग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं ना। वो जो ग्रुप था आपका, उसके जितने भी कारनामे, जो भी काम है, कमिश्नर सिस्टम जो है, वो उस वक्त शाहजहां के दौर में इन्हीं ब्रिटेन्स वगैरह से इंस्पायर होकर इसने ये काम शुरू किया था। सिर्फ यही नहीं, चेक्स एंड बैलेंस का आप लोगों को पता है, हमने यूएस हिस्ट्री में भी पढ़ा है चेक्स एंड बैलेंस का पूरा सिस्टम। तो चेक्स एंड बैलेंस का जो सिस्टम था, वो भी मोहतरम शाहजहां ने ही शुरू किया था, टैक्स कलेक्शन का। उसके अलावा इनका एक काम था टैक्स कलेक्शन, ये टैक्स भी कलेक्ट किया करते थे। ये तो लाजमी बात है, इनका ख़ानदानी काम था। पहले अकबर ने जो है ना वो मनसबदारी का सिस्टम शुरू किया था, उसी को आगे लेकर इन लोगों ने वो अपना कारनामा शुरू किया। शाहजहां के बाद जो आता है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी जो आता है मुगल एम्पायर के अंदर, वो है आपका औरंगज़ेब। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, औरंगज़ेब कैसे आया। अब देखें, जो शाहजहां था ना, उसके चार बेटे थे। चार बेटे कौन कौन से थे? सबसे पहला जो था वो दारा शक्को था, दूसरे नंबर पे जो था वो शाह शुजा, तीसरा जो था मुराद बख्श, और चौथा जो था उसका नाम था औरंगज़ेब। ये चार बेटे जो थे औरंगज़ेब के ना, क्या मैंने बताया आपको, दारा शक्को, पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं, आप लोगों ने सुन लेना है, दारा शक्को, शाह शुजा, आपका मुराद बख्श, और आपका औरंगज़ेब। औरंगज़ेब सबसे छोटा था अपने भाइयों में। अब तारीख में एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है, लाजमी बात है कुछ लोग उस कहानी से इख्तलाफ भी करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भाई ये कहानी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में लिखी हुई भी है ये कहानी। अब आप लोगों को पता है तारीख जो है, हिस्ट्री जितनी भी है, उसके अंदर एम्बिग्विटीज चलती रहती हैं। ये नहीं होता कभी भी कि कोई हिस्ट्री जो है ना वो आपको एग्जैक्ट डेट बता दे, एग्जैक्ट कारनामे बता दे, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग, लाजमी बात है, एक बादशाह होगा, कुछ लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो कुछ लोग उसके खिलाफ भी होंगे। तो वैसे औरंगज़ेब के बारे में बहुत सी अच्छी बातें भी मशहूर हैं कि बहुत दीनदार आदमी था, बहुत जो है ना वो सादगी सादगी को पसंद करता था ये बंदा। लेकिन एक ख़तरनाक किस्म की भी कहानी इसके बारे में मशहूर है, वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। वो मसला ये था कि आप लोगों को पता है ये शाहजहां नहीं, सॉरी मैं एक बात यहाँ पे भूल गया, इसने ताजमहल बनाया था। ये ताजमहल का जो कारनामा अंजाम दिया था वो भी किसने दिया था? वो भी यही आपका जो शाहजहां था, इसने ही बनाया था। आप लोगों को पता है, सिर्फ यही नहीं, आपकी मोती मस्जिद जो है वो भी इसी ने बनाई थी। पीकॉक थ्रोन जो था आपका, वो भी किसने बनाया था? ये आप लोग अगर ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स लिख के गूगल पे सर्च करें तो आप लोगों को मिल जाएगा, ये मोती मस्जिद और जो है ना ताजमहल और पीकॉक थ्रोन, आप देखें कितने खूबसूरत किस्म के आर्किटेक्चर का काम इसने किया है, ठीक है। अब क्या होता है, ये औरंगजेब जो होता है छोटा बेटा, ये अब प्लान बनाता है। ये कैसे करता है? ये अपना जो दूसरा भाई है मुराद बख्श, इसके साथ मिलके, क्योंकि दारा शक्को जो है वो बहुत स्ट्रांग आदमी होता है, ये चारों बेटे जो होते हैं ना शाहजहां के चारों, इन चारों को अकबर ने अच्छी खासी ट्रेनिंग दी होती है। सारे के सारे जो है ना वो आपका अल्लाह भला करे, लड़ाई इनको अच्छे से आती थी, काफ़ी इनकी ट्रेनिंग हुई थी। और अफ़गानिस्तान पे हमला करने के लिए भी इसने बारी बारी पहले दारा शक्को को भेजा, फिर शाह शुजा को, मुराद बख्श को, और आखिर में औरंगज़ेब को जब इसने भेजा तो पता चला कि सारे के सारे ही मार खा के आ गए, कोई भी बंदा अफ़गानिस्तान के ऊपर फ़तह हासिल नहीं कर पाया। अब ये जो ट्रेनिंग उसने दी थी, हर एक की अपनी अपनी आर्मी थी, हर एक का अपना अपना ग्रुप था, सबके अपने अपने जो है ना वो बन गए थे, थड़े बन गए थे। तो दारा शक्को जो उनमें था वो काफ़ी फेमस आदमी था, बहुत से लोग इसके फॉलोअर्स थे। औरंगज़ेब ने मुराद बख्श के साथ मिलके पहले दारा शक्को को मारा, उसके बाद इन दोनों ने मिलके शाह शुजा को मारा, आखिर में औरंगज़ेब ने मुराद बख्श को भी जहर देकर मार दिया। इसके बारे में यही बात मशहूर है कि इसने जो है ना वो अपने सारे भाइयों को मार दिया। आखिर में इसने अपने बाप को, जो शाहजहां था, उसको भी इसने काल कोठड़ी में भेज दिया। ठीक हो गया। ये काल कोठड़ी क्या है? ये ब्लैक होल का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना। ये ब्लैक होल आजकल, ठीक है, एक साइंस का कॉन्सेप्ट है,
आपका, लेकिन ब्लैक होल असल में कहते हैं काल कोठड़ी को। ये काल कोठड़ी में ही जो है ना इन तमाम जो भाई थे ना, इन्होंने अपने बाप को यानी कि शाहजहां को डाल दिया था। और इसलिए डाला था, उसकी वजह यह थी क्योंकि शाहजहां चाहता था कि दारा शक्को जो है वही जो है ना वो बादशाह बने, अगला बाकी लोग बादशाह ना बने। इसलिए इन सब ने मिलके अपने बाप को ही काल कोठड़ी में डाल दिया। औरंगजेब की हरकतें मैंने आप लोगों को बता दी। अब पता नहीं ये बात सच है या झूठी है, लेकिन किताबों में मिल जाएगी बहरहाल। ये नहीं है कि आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगी। आप लोगों को प्री पार्टीशन के जो बुक्स हैं, मिसाल के तौर पर आपका ट्रैक टू पाकिस्तान, उसमें तो ये कहानी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने बहरहाल ये कहानी पढ़ी है। और मुस्तनद और कई लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे टीचर्स जो हैं अपने, वो भी ये कहानी सुनाते हैं। तो इतनी भी जो है ना अनऑथेंटिकेटेड ये कहानी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैंने सिर्फ एक इंडिकेशन दी कि तारीख़ के अंदर जो है वो हमेशा एम्बिग्विटीज़ जो हैं वो चलती रहती हैं। ये नहीं होता कि हमेशा तारीख़ जो है ना वो जैसी थी वैसी मिल जाए आपको, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक हो गया। अब क्या होता है, अब देखें आप, औरंगज़ेब आपका आ जाता है इक़्तिदार में, क्योंकि सबको तो मार देता है ये। वॉइस इशू अगर आपको आ रहा है, वॉइस इशू का तो वैसे कोई मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आई थिंक आपके ही साइड से कोई इंटरनेट का इशू है, क्योंकि वॉइस तो बिल्कुल ठीक चल रही है यहाँ पे। और कोई और बंदा भी कंप्लेन तो नहीं कर रहा वॉइस के लिए। आप थोड़ी सी अगर अपनी जो है ना वो लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर लें तो आपकी इंशाल्लाह ताला जो वॉइस मेरी आ रही है वो आपको ठीक आ जाएगी। ठीक हो गया। बाकी तो सबको आ रही है ना, आपको नहीं आ रही इसका मतलब कि आपके मोबाइल में कोई इशू है, आपके जो आपका नेटवर्क है उसमें कोई इशू चल रहा है। ठीक है। एनीवेज, औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? औरंगजेब आलमगीर। तो इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका 1658 टू 1707 ये मोहतरम का टाइम पीरियड था। ठीक हो गया। अब क्या होता है, इसकी सर्विसेज कुछ देखते हैं। इसने बादशाही मस्जिद जो है वो इसी ने बनाई थी। इसने क्या किया, जो अकबर ने जिजिया हटा दिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी दीनदार आदमी भी था ये, तो लिहाजा इसने क्या किया, इसने जो जिजिया जो अकबर ने लगाया था ना, अकबर ने हटाया था, इसने उसको रिस्टोर कर दिया दोबारा से हिंदुओं पर, और जो आपके ईसाई और सिख वगैरह थे उनके ऊपर दोबारा जजिया लगा दिया इसने कि भाई गैर मुस्लिमों से अलग से हम टैक्स लेंगे। ठीक हो गया। इसने इस्लाम को रिफॉर्म किया। कैसे किया? इसी तरह किया, लाजमी बात है, दीन इलाही को। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, इसने लीगली दीन इलाही को ख़त्म किया था। कैसे? कि इसने जो है ना वो 500 जो आलिम थे बड़े बड़े ना, जो हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर 500 स्कॉलर्स थे ना, उनको इसने जमा किया। और सबको जमा करके कहा कि भाई मेरे जो बाप था, यानी कि बाप तो नहीं, दादा परदादा था, उसने दीन इलाही को जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस टाइम तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था लेकिन कानून बहरहाल उन्होंने उसी दीन इलाही का बनाया हुआ था। इसने दीन इलाही को ख़त्म करके एक 500 उलमा की मदद से इसने एक बुक लिखवाई जिसका नाम था फतावा फतावा आलमगीरिया। अब ये किताब औरंगज़ेब आलमगीर ने नहीं लिखी, लेकिन ये 500 बड़े बड़े जो उलमा थे ना, उन्होंने ये किताब लिखी थी। और ये किताब आज दिन तक भी आपके जितने भी मदारस हैं ना, उसमें, जैसे कि बाद में दारुल उलूम देवबंद बना था, दारुल उलूम देवबंद में भी यही किताब पढ़ाई जाती थी, फतावा आलमगीरिया। तो ये काम इसने किया, इसने लीगली इस्लाम को रिफॉर्म किया, लीगली जो है ना इसने दीन इलाही को ख़त्म किया, कानून से इसने ख़त्म किया दीन इलाही को। ठीक हो गया। ये हम यही कह सकते हैं कि इसने रिफॉर्म्ड इस्लामिक लॉ किया। ठीक है, इस्लामिक लॉ को जो था इसने रिफॉर्म किया। ये कारनामे अंजाम दिए किसने? औरंगज़ेब ने। ठीक हो गया। अब औरंगज़ेब के आगे भी बहुत सारे बेटे थे। ठीक है,
लेकिन इसने, चूंकि इसको पता था मेरे बाप ने जो है ना हम लोगों को ट्रेनिंग दी, जो शाहजहां था उसने इन 4 बेटों को ट्रेनिंग दी, तो वो ट्रेनिंग उस शाहजहां के अपने गले पड़ गई ना। इन चारों के हाथ जब असलहा आया, लोग आए, तो इन्होंने बाप को ही काल कुठड़ी में बंद कर दिया। तो इसी तरह से औरंगजेब जब आया ना इक़्तिदार में, तो औरंगजेब डर गया, कहा भाई मैं अपने बच्चों को कोई, क्योंकि बादशाह की एक अपनी ट्रेनिंग होती है, बचपन से ही उसके ऊपर मेहनत होती है, बचपन से ही उसकी खुराक अपनी होती है, उसको उसका चाल चलन ही बचपन से ही बादशाहों वाला बनाया जाता है। लेकिन इसने औरंगजेब ने अपने किसी भी बच्चे को कोई भी प्रोटोकॉल नहीं दिया इस तरह का, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बच्चे हैं कल के दिन उठकर मेरे ऊपर ही ये जो है ना चढ़ दौड़ें और मेरी हुकूमत को गिरा दें। इसलिए औरंगज़ेब जो था वो इस मुग़ल एम्पायर के अंदर आखिरी बंदा था। इसके बाद इनकी नस्ल में कोई भी मुग़ल जो है ना, कोई मुग़ल आदमी नहीं आया इनके जो है ना उसके ऊपर। यहाँ पर आपका जो है ना वो डिक्लाइन हो जाता है मुग़ल एम्पायर का। ठीक है। तो ये जब आपका मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, तो सारा का सारा जो है ना वो सिस्टम बदल जाता है आपका। अब हमने जो बात करनी है, आपकी जो मेन बात है, हमारा जो अभी तक तो स्टोरियाँ ही चल रही थी, ठीक है। अब जो हमारी जो मेन चीज़ शुरू होती है, जो एनालिटिकल पोर्शन आता है हमारा, एनालाइज करने की चीज़ें आती हैं, वो अब हमने देखनी है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे रीज़न्स, क्या रीज़न्स थी कि आपके जो मुग़ल एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है। ये आपका मुग़ल एम्पायर जो डिक्लाइन हुआ है, इसकी हम रीज़न्स को अब डिस्कस कर लेते हैं। अब ये रीज़न्स जो है, मैं लाजमी बात है पूरी की पूरी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, आप लोगों को मैं एक एक लफ्ज़ लिखकर हिंट दूंगा, आप लोगों ने खुद ही लिखनी है वो रीज़न्स। ठीक हो गया। पहली बात क्या, पहली बात ये कि कोई भी नो सिंगल लाइन ऑफ सक्सेशन, कोई भी सिंगल लाइन नहीं थी सक्सेशन की। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया, औरंगज़ेब, इसकी डिटेल में आप लोग यही बात लिख सकते हैं कि औरंगज़ेब ने अपने किसी भी बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दी। ठीक हो गया। ये इसी वजह से आगे मुग़ल एम्पायर नहीं चल पाया। ठीक हो गया। दूसरी रीज़न हमारे पास क्या आ जाती है, एक्स्ट्रावेजेंसी। एक्स्ट्रावेजेंसी आप लोगों को मैंने बता दिया, फजूल खर्ची यानी कि इसराफ को कहते हैं। ये जब अयाशियाँ शुरू कर दी थी, जो फाइनेंशियल स्पेंडिंग जो है ना वो एक्स्ट्रा शुरू कर दी थी इन्होंने, तो इस वजह से फिर जो आपका मुग़ल एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। क्योंकि एक्सपेंडिचर्स तो हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन का कोई इतना ख़ास मैकेनिज़्म नहीं था। ये तो नहीं कि सिर्फ टैक्सेस आपने बना लिए, प्रोजेक्ट्स कौन शुरू करेगा, डेवलपमेंट कहाँ से आएगी। ये वो दौर था जिस दौर में अमेरिका के अंदर और जो है ना ब्रिटिश के अंदर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी। इस टाइम पे ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग जो है ना वो नशे पत्तों में पड़े हुए थे, और जो है ना ये लोग अयाशियाँ कर रहे थे। रात रात को इनकी मुशायरे की महफिलें चलती थी, इसी चक्रों में लोग पड़े हुए थे। कोई मिलिट्री इनकी जो है ना एक्सपेंडिंग नहीं थी, मिलिट्री इनकी जो है ना बिल्कुल वो ही नहीं थी। तो ये एक्स्ट्रा वेजेंसी जो थी ना इनकी, वो भी इनको लेकर डूबी है। अगली रीज़न हमारे पास क्या आ जाती है, अगली रीज़न जो आपकी हमारे पास आ जाती है, क्या हो गया ये इंटरनेट को मसला चल रहा है क्या। अच्छा तो फ्रेंड्स, एक बात आप लोग समझ लें कि थोड़ा सा मेरा मोबाइल जो है ना वो पता नहीं क्या हुआ, ये ऑफ हो गया, अभी रीस्टार्ट हो रहा है। हम शुरू करते हैं। इंटरनेट का तो मसला नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल का थोड़ा सा मसला आ गया। इसी वजह से कैमरा जो है ना वो, मैंने आप लोगों को बता दूं, ये कैमरा जो है ये मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है मैंने, क्योंकि लैपटॉप का कैमरा होता तो मेरी शक्ल नज़र आ रही होती। अभी मोबाइल का कैमरा मैंने इसको रखा है इस तरह से कि आप लोगों को वो नज़र आए, पेज नज़र आए ना, क्योंकि मेरी शक्ल देखकर आप लोगों ने क्या करना है। कहाँ थे हम थे रीजंस पर ना, मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन की रीजंस। अच्छा जी, ये आपने देख लिया एक्स्ट्रा वेजेंसी, यानी कि खामखा की जो फाइनेंशियल स्पेंडिंग इन्होंने शुरू की हुई थी वो। फिर तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है लेविश। लेविश आपका जो लाइफ स्टाइल था ना इनका, वो इनका आ जाता है, ये भी आपकी एक बड़ी रीज़न आ जाती है। इसको, इन दोनों को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, अगर अलग अलग पॉइंट्स बनाना चाहें, ज़्यादा टाइम मिलता है तो अलग अलग पॉइंट्स बना लें।
ये अलग अलग पॉइंट्स मैंने क्यों बनाए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल सिर्फ अगर रीजंस पे आ जाता है, सिर्फ रीजंस बता दें, तो लाजमी बात है फिर 2-3 रीज़न से काम नहीं बनेगा। फिर आप लोगों को एक लंबी लिस्ट चाहिए होगी रीज़न्स की, कम से कम 7-8 पॉइंट्स आपके पास होंगे तो फिर आप रीज़न्स बता सकेंगे ना। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा हेडिंग्स बना दी हैं, ताकि ज़्यादा हेडिंग्स जब होंगी तो फिर आपका ये जो किसी भी किस्म का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वो फिर टैकल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहेगा। ठीक हो गया। अगली जो रीज़न हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है कि आपकी जो आर्मी थी वो आपकी डीमोरलाइज हो गई थी। डीमोरलाइज आर्मी कैसे होती है? क्योंकि लाजमी बात है, आर्मी को जब तक आप बार बार उसकी लड़ाइयाँ नहीं होती, बार बार उसकी जो है ना वो नहीं होती, तब तक वो हारती। अभी तो यहाँ पे जो इनकी आर्मीज थी वो तो बार बार हार ही रही थी। इन्होंने क्या जीता? औरंगजेब, ये जब से अकबर आया है, अकबर के बाद आप मुझे बताएं कोई लड़ाई हुई है? कोई लड़ाई भी नहीं हुई, हमेशा हारते रहे ये लोग। और जब लाजमी बात है ये लोग हारेंगे तो आर्मी तो डीमोरलाइज होगी। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जब डिफीट्स होती हैं इनको, तो इनकी जो आर्मी होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक हो गया। ये भी एक रीज़न आपकी आ गई। ठीक है, ये याद रहे एग्ज़ाम में जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे आप लोग, तो आपने एक हेडिंग में एक ही पॉइंट ले देना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप, हाँ, अगर आपका जो है ना वो एक इस तरह का के रीजंस, इम्पैक्ट्स और जो है ना आपका और भी कुछ चीज़ें आपकी पूछ लेते हैं, वो रीजंस, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस, ये तीनों चीज़ें पूछ लेते हैं, फिर तो आप 3-3 पॉइंट्स सबके दे देंगे ना। 3 रीजंस दे दिए आपने, 3 इम्पैक्ट्स बता दिए, 3-4 आपने जो सॉल्यूशंस बता दिए, तो आपका 20 नंबर का सवाल हो जाएगा। सिर्फ रीजंस पे सवाल आता है तो फिर आपने एक एक हेडिंग में एक एक पॉइंट ही बताना है। ये नहीं है कि आप जो है ना वो एक्स्ट्रा वेजेंसी लिख के उसमें लाइफस्टाइल जो लेविश है वो भी डिस्कस कर रहे हैं और आर्मी की डीमोरलाइज जो हो गई है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं करना आपने। ठीक है, पांचवी हमारे पास रीजन आ जाती है कि इंटरनल रिफ्ट्स बहुत सारे थे। आप लोगों को पता है कि औरंगजेब के जितने भी भाई थे, शाह शुजा, दारा शक्को, मुराद बख्श, इन तमाम के आपस में भी फड्डे चल रहे थे। ठीक हो गया। तो ये इंटरनल रिफ्ट्स जो थे, इनकी वजह से, सिर्फ यही नहीं फिर और क्या था इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे सेक्ट्स थे, इस्लाम के जो सेक्ट्स थे वो बहुत सारे थे। ठीक हो गया। और बहुत सारी फोर्सेस, हर बंदा जो है ना वो अपनी फोर्सेस लेके घूम रहा था, अपना उसका ग्रुप था फोर्सेस का एक। ये सब तमाशे जब चलेंगे तो आप बताएं फिर इंटरनल रिफ्ट तो पैदा होंगे ही ना। सिक्स्थ सिक्स्थ क्या है कि आपकी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है कि आप जो है ना वो आ, कोई जो है ना इनोवेशन लेकर आओ मार्केट के अंदर। कोई आपकी जो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में आपकी जो स्वॉर्ड्स हैं, अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने पिस्टल्स बना ली थी, क्लाशंस बना ली थी। ठीक है, लेकिन इनके पास क्या अब तक स्वॉर्ड्स थी। फिर लिटरेसी, लिटरेसी रेट इनका बिल्कुल ही कम था। कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई ध्यान इनका था ही नहीं कि भाई कोई पढ़ाई भी कर लें। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया जो गोरे थे वो यूनिवर्सिटीज़ बना रहे थे, एजुकेशन इतनी जो है ना वो फैला रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग ताश खेल रहे थे, ताश के पत्ते, 3 पत्ती, पोकर और इस तरह की चीज़ें लोग खेलते थे। अब क्या है, फिर क्या था? यही बात अगली हमारी रीज़न आ जाती कि कोई इनका जो है ना जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हमारे पास कोई भी नहीं थी। ठीक हो गया। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई तालीम की तरफ कोई ध्यान था ही नहीं। ध्यान होता तो ये लोग बनते ना। एट्थ रीज़न, नो नेवल पावर। समंदरी जो फौज होती है वो कोई नहीं थी यहाँ पर इनके पास। यहाँ पर अगर ये इंडिया का मैं छोटा सा मैप बनाऊंगा फिलहाल, ये आप देखिए कलकत्ता, यहाँ पर, यहाँ से आए थे ब्रिटिश आपके। यहाँ पे आप मुझे बताएं, यहाँ पर कोई फौज होती तो ही वो इनको जो है ना वो रोकती ना यहाँ पे आने से। जो ब्रिटिश यहाँ पे आ रहे थे तो इनको तो नहीं रोका इन्होंने, ये तो बड़ी इजीली इंडिया के अंदर एंटर हो गए लोग। तो इसी वजह से यहाँ पर इनकी कोई नेवल पावर नहीं थी, कोई डिफेंस नहीं था इनके पास। ठीक है। नाइन्थ, इकोनॉमी आपकी वीक हो गई थी। इकोनॉमी क्यों वीक हो गई थी? वो इसलिए वीक हो गई थी क्योंकि ये जो ऊपर वाली हमने बातें की है ना कि एक्स्ट्रावेजेंसी, लेविश लाइफ स्टाइल, ये और जो है ना ये आपकी दोनों बातें इसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हैं एज इट इज़ नाइन्थ में, कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल वीक हो गई थी। ठीक हो गया।
इकोनॉमी वीक में एक चीज़ आप लोग याद रखें, इकोनॉमी कैसे वीक होती है, ये सवाल अक्सर पूछते हैं लोग, इकोनॉमी कैसे वीक होती है। इकोनॉमी ऐसे वीक होती है कि ये आपकी आ जाती है इनकम और ये आपके आ जाते हैं एक्सपेंसेस। अब ये है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं और इनकम आपकी जो है वो कम हो जाए, तो इससे आपकी जो इकोनॉमी है वो आपकी वीक हो जाती है। ये बात आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। ठीक हो गया। 10th हमारी जो रीज़न थी वो क्या है, वो ये है कि औरंगज़ेब की इस्लामिक पॉलिसीज़ जो थी वो भी, उन्होंने भी एक किरदार अदा किया इसको मुग़ल एम्पायर को गिराने में। क्यों? क्योंकि देखें, आपको पता है औरंगज़ेब जो था वो एक जो है ना वो प्रो मुस्लिम था। ठीक है, कोई हिंदुओं को, दूसरे मज़ाहिब को लिफ्ट नहीं करवाता था, उन पे जिज़िया, उन पर जुल्म। तो अब क्या है, आप देखो आपकी अपनी नेशन जो है, जो मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है और जो लोग मेजॉरिटी में हैं, हिंदू, सिख, उनको, उनके साथ आप जो है ना वो सही एटीट्यूड नहीं रख रहे, उनके ऊपर थोड़ा आप जुल्म भी कर रहे हो, थोड़ा क्रूअल बिहेवियर भी है आपका उनकी तरफ। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मेजॉरिटी है, लाजमी सी बात है, वो फिर औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ हो जाती है। अब जब मेजॉरिटी औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ होगी तो लाजमी सी बात है फिर बाद में फिर इस तरह की चीज़ें तो होंगी ना। तो आप देखें, फिर इसको हिंदुओं का कोई सपोर्ट नहीं मिला, सिखों का कोई इनको सपोर्ट नहीं मिला। इसी वजह से जो इसके खिलाफ सेंटिमेंट्स उनके दिलों में उभरे कि भाई ये तो बंदा ही ठीक नहीं है। अकबर ने किस तरह से पॉलिटिकल एक जो है ना वो मूव किया था कि उसने दीन इलाही बनाया था, वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था। एक एक्सट्रीम पर वो था, एक एक्सट्रीम पर औरंगजेब था। उसने बहुत ज़्यादा ही हिंदुओं को सर पे चढ़ा के रखा हुआ था, इसने बहुत ज़्यादा ही उनको सर से हटा दिया, पाँव की जूतियों में उनको ला के फेंक दिया औरंगज़ेब ने हिंदुओं को। तो ये दोनों जो एक्सट्रीम्स थी, इनके बीच का रास्ता अगर इख्तियार किया जाता तो फिर क्या होता कि फिर ये मामला ना होता। इसी वजह से ये जो इनकी थी वो 11th रीज़न हमारे पास क्या आ जाती है, अकबर की अकबर की जो हमारी पॉलिसीज़ थी ना, वो थी ऐसी पॉलिसीज़ अकबर ने बनाई थी कि उसने मुस्लिम्स को डिसइल्यूजन कर दिया था, मुस्लिम्स को। क्योंकि अकबर ने हिंदुओं को सर पे चढ़ा लिया था। अब जब हिंदुओं को सर पे चढ़ाएगा तो मुस्लिम्स क्या होंगे, वो डिसइल्यूशन का शिकार हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये एक वजह थी आपकी। फिर 12th क्या, आपकी लैक ऑफ नेशनल स्पिरिट। आपकी नेशनल स्पिरिट कोई थी ही नहीं। कोई भी बंदा ये नहीं कि हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा है, हर बंदा अपने पेट के लिए लड़ रहा था। कोई भी बंदा ये नहीं कि मुल्क के लिए, हम मुल्क के लिए अपनी जान देंगे, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है ना, इसीलिए कोई नेशनल स्पिरिट कोई थी ही नहीं, मनसबदारी सिस्टम था यहाँ पर। ठीक है ना, फ्यूडलिज्म था। कोई मुल्क से किसी को प्यार नहीं था, किसी को अपनी ज़मीन से प्यार नहीं था। कोई नेशनलिज्म जो आज हम पढ़ते हैं ना, नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पर कि हर नेशन है उसके लिए एक स्टेट होनी चाहिए। इनको तो कोई अपनी, जो नेशन तो थी एक, लेकिन इनको अपनी स्टेट से कोई भी लगाव नहीं था। ये तो अपने अपने जो अपने, एक का अपना ग्रुप हो गया, दूसरे का अपना ग्रुप, तो दोनों बंदे की अपनी आइडियोलॉजी थी और हर बंदा अपनी आइडियोलॉजी को परस्यू करने के लिए दूसरे बंदे पर, हालांकि वो भी इसी स्टेट का जो है ना वो नेशनल है, लेकिन आपस में फड्डे चल रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कोई नेशनल स्पिरिट तो नहीं हुई ना। ठीक हो गया। फिर आखिरी जो रीज़न है हमारी, जो 13th रीज़न हमारी आ जाती है, वो आपकी आ जाती है कि एक्सटर्नल थ्रेट्स बहुत सारे थे इनके ऊपर। एक्सटर्नल थ्रेट्स जो थे वो कैसे थे, वो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मैप मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये मैं थोड़ा सा इसको, अब देखें, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया इंडिया का मैप। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये मैप आप लोग एग्ज़ाम में भी अपने बना सकते हैं, ये नहीं कि आप यहीं पर आप बनाएं कि बनी मैं यहाँ पर ही बनाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखिए एक्सटर्नल थ्रेट्स किस तरह से थे। ये आपको पता है, यहाँ पर आपका जो है वो कलकत्ता था, ठीक है, और यहाँ पे आपका दिल्ली था। अब एक जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस मैप के ऊपर जो है ना एरोज लगाते हैं। किस तरह से, देखें, ये आपका सेंट्रल एशिया से कौन आ रहा था,
यहाँ से आपके जो आपका अल्लाह भला करे नादिर शाह आपका यहाँ से आ रहा था। तैमूर लेन आपका, मैंने आप लोगों को बताया था कि तैमूर आपका यहाँ से आ रहा था। ठीक है, ये ऊपर से आपकी, ये सेंट्रल एशिया से आपका आ रहा था। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड से कौन आ रहे थे, लेफ्ट साइड से। अब ये जो पाकिस्तान का इलाका था ना, ये वाला इलाका, यहाँ पर आप लोग ये बात याद रख लें, यहाँ पर सिखों की हुकूमत हुआ करती है, यहाँ पे सिख ज़्यादा हुआ करते थे। तो यहाँ से सिखों से ख़तरा था इनको, सिख यहाँ पर जो है ना वो दिल्ली के ऊपर हमला करना चाहते थे। ये जो नीचे का इलाका है आपका, जो मराठास हैं, ये वो यहाँ से आ रहे थे, जितने भी मराठास थे ना, मराठा आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक कबीला है, ये यहाँ से आ रहे थे। सबका जो फोकस था, फोकल पॉइंट था, वो दिल्ली था। और लेफ्ट से ये कलकत्ता है, लेकिन हम लेफ्ट से शो करते हैं ताकि एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन मिल जाए। ठीक है, कलकत्ता वैसे नीचे से आना चाहिए, लेकिन चूंकि थोड़ा सा वेस्ट का ही एरिया आ जाता है, लिहाजा हम ये इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि ब्रिटिश यहाँ से आपके आ रहे थे। ठीक है, ये मैप आप लोग एग्जाम में भी अगर बना दे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि एक्सटर्नल थ्रेट्स किस तरह से थे। बस इतना सा मैप आप लोगों ने बनाना है, आप लोगों का काम खत्म। तो ये हमारा जो मुगल एम्पायर के जो रीजंस हमने जो डिस्कस किए कि किस तरह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ है। तो ये रीजंस हमने सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए, और अब हम जो है ना अपने अगली हेडिंग की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले एक थोड़ी सी जो है ना 2-3 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो सुन रहे हैं, मैं ही बोल रहा हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे जो है ना परेशानी हो जाती है। फिर 2 मिनट की सिर्फ ब्रेक लेते हैं, फिर हम क्या बात करेंगे। फिर हम एडवेंट ऑफ ब्रिटिश को डिस्कस करेंगे, सिर्फ 2 मिनट की ब्रेक लेने के बाद। ठीक हो गया? क्या यहाँ पे लोग सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, हैं तो सही, कनेक्टेड तो हैं काफ़ी सारे लोग। मैं ये आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जब हम ये थोड़ा सा इसको हम लेकर चलेंगे ना आगे तक, हम देखते हैं ना आज हमारा कितना जो है ना वो कवर होता है। अभी हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा रह गया है, तो वो फिर हम देख लेंगे। हम फिलहाल क्या करेंगे, हम जो है ना वो एडवेंट ऑफ ब्रिटिश को तो हम यहाँ पर जो है ना वो कंटिन्यू करके, एक मोहतरमा की जो है ना वो क्लास अभी कनेक्ट हुई है डायनेस्टी के बाद। तो डायनेस्टी के बाद अगर आपकी जो है ना वो हुई है तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं एक जो है ना वो आप लोगों को ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हम जो है ना वो थोड़ी देर अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा एक सेशन रख लेते हैं क्वेश्चंस का। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने हुए, तो वो फिर आप लोग पूछ लें। ठीक है, किसी भी मुतालिक आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर से मुतालिक कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लें, या अगर आप लोगों ने सीएसएस से मुतालिक कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें। कोई एक बंदा था जिसने मुझे कहा था कि भाई वो भी करना है, क्या कहते हैं, एस्से राइटिंग के ऊपर भी बात करनी है। एस्से राइटिंग, एस्से के कोई टॉपिक्स वगैरह, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है ना, कि एस्से राइटिंग क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, एस्से राइटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो हम देख लेंगे। अभी जो है ना ज़्यादा आप लोगों को मैं बोर नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक तो है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरह से लेकर चलना है, हेडिंग वाइज लेकर चलना है। हमने इसको हर एक एक चीज़ के हमने पॉइंट्स बना लेने हैं, ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम पे कोई मसला ना हो, एग्ज़ाम हमारा फ़ौरन आसानी के साथ हमारा एग्ज़ाम जो है वो हो जाए। ठीक है, अच्छा, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश को डिस्कस करने के बाद हम फ़ौरन क्या करेंगे, हम जो हमने एक टॉपिक था हमारा कि इम्पैक्ट्स, इस्लाम के क्या इम्पैक्ट्स थे। इस्लाम के जो इम्पैक्ट्स थे यहाँ पर, उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है, वो टॉपिक हम करके फिर अपनी क्लास को, आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे, और फिर हम बाकी चीज़ें फिर कल के लिए छोड़ेंगे। ठीक हो गया?
अब हम देखते हैं एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। एडवेंट ऑफ ब्रिटिश की टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1707 ये टाइम पीरियड है और 1837 तक। इस टाइम पीरियड को अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इसमें कोई डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं नहीं। पहली बात, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, इनकी कोऑर्डिनेशन थी। ये एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में जो है ना ये लोग मूव करते थे। कोऑर्डिनेशन इनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन थी। लोग हमारे पास कनेक्टेड हैं इस वक्त, 3 लोग। चलें, हो सकता है इनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया हो। तो ब्रिटिश जो थे वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में थे। एक डिसिप्लिन था इनके पास, ठीक है। हायरार्की में चलते थे लोग, हायरार्की थी इनके पास। एक कैसे हायरार्की कैसे थी, एक स्ट्रक्चर्ड इनकी आर्मी थी, ठीक हो गया। अच्छा जी, इनकी नेवल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थी। नेवल पावर, आप लोग, मैंने, अगर आप लोगों ने यूएस हिस्ट्री की मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी जो नेवल पावर्स हैं, तो ब्रिटिश की नेवल पावर उस दौर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो नेवल पावर थी वो, क्योंकि उस टाइम था भी ब्रिटिश जो था वो सुपर पावर था, तो उसकी जो नेवल पावर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ तक कि जो वॉर ऑफ 1812 हुई थी ना यूएसए और जो है ना यूके के बीच में, तो उसमें भी यूएसए को इसीलिए मार पड़ी थी क्योंकि इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी नहीं थी, ठीक हो गया। इकोनॉमिकली ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा जी, ये इकोनॉमिकली कैसे हैं? ये अपने जो हम इनकी जो नेशन थी उसको रीइंफोर्समेंट दिया करते थे। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि आप किसी को मतलब कि रेसिप्रोकेट करते हो उसको। अगर वो अच्छा काम करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो। अप्रिशिएट करने के लिए आप जो है ना, फिर इससे रीइंफोर्समेंट आपकी मिलती है, तो इकोनॉमी जो है ना आपकी वो स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो फिर हिम्मत के साथ और बढ़ चढ़ के काम करते हैं, मेहनत करते हैं फिर वो, क्योंकि उनको लाजमी बात है कि उनको जो है ना वो इनाम जब मिलेगा तो वो फिर अच्छा ही काम करेंगे। इनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये जो पॉलिसी थी इन्होंने ये हर जगह पे, ये पॉलिसी आपको बाद में आज दिन तक भी आपको ये पॉलिसी नज़र आएगी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुनिया में फसाद मचा के रखा हुआ था, ठीक है। और इसमें फिर लोगों को आपस में लड़वाते थे। ये पठानों को इन्होंने आपस में लड़वा दिया। ये पाकिस्तान का मैप अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो ये अफ़गानिस्तान है, ये जो बनाई थी ये भी इन्होंने बनाई थी। ये लाइन, इसको डूरेंट लाइन कहते हैं। ये डूरेंट लाइन जो इन्होंने बनाई थी, तो ये पठान जो थे यहाँ पे, पख्तून जो थे जितने भी, इनको इन्होंने आपस में 2 हिस्सों में बांट दिया और इनको आपस में ही फिर लड़ाई करवाना इनकी शुरू कर दी, ठीक हो गया। एक और थी इनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्या थी कि अगर, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी वो यही थी कि अगर जो किंग है उसका कोई बेटा नहीं है तो उस किंग की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो स्टेट को चली जाएगी, स्टेट के अंडर आ जाएगी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। इसी की मदद से इन्होंने जितने भी बादशाहों की प्रॉपर्टीज़ थी, उनके ख़जाने थे, जायदादें थी, वो इन्होंने हड़प ली, ठीक है। वहाँ पर जो वॉर्स हो रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, उसमें जो खर्चा इन्होंने सारा उठाया, इनकी ब्रिटिश की इकोनॉमी को जितना नुकसान हुआ, वो नुकसान पूरा कैसे किया इन्होंने? वो नुकसान इन्होंने पूरा ऐसे ही किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ज़रिए इन्होंने ये नुकसान पूरा किया। बादशाहों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो इन्होंने हड़प ली थी, ठीक हो गया। हैवी टैक्सेस इनकी पॉलिसी थी, ये भी कि हैवी टैक्सेस लगाने हैं हमने, ठीक हो गया। इसमें एक जो मशहूर था वो लगान था। लगान पे एक मूवी भी बन चुकी है आमिर खान की। लगान, ये एक किस्म का टैक्स होता है, ठीक है। और ये किससे लिया जाता है? ये जो प्रिंसेस होते हैं ना, ये जो इन्होंने अपने प्रिंसेस बिठाए हुए थे ना मुख्तलिफ इलाकों में, ब्रिटिश ब्रिटिश के जो आर्मी थी या जो उनकी हुकूमत थी, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्टली रूल नहीं किया था। उन्होंने अपने प्रिंस बनाए हुए थे वहाँ पर, वहीं के लोगों को
वहाँ के इलाकों का प्रिंस बनाया था, और फिर उन प्रिंसेस से ये फिर जो है ना क्या करते थे, लगान वसूल करते थे, एक किस्म का टैक्स वसूल करते थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल इनका यहाँ पर नहीं था। फिर अच्छा जी, आप देखते हैं जो हमारे लॉयर्स हजरात हैं, जितने भी जो कानून को जानने वाले लोग हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ जो कानून आज चलते हैं, आपका सीआरपी चलता है, आपका पीपीसी चलता है, पाकिस्तान पीनल कोड, ठीक है, ये आपका हो गया, आपका सीपीसी चलता है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, ये आपका कानून शहादत इसमें आ जाता है आपका। ठीक है, ये इनकी जो बुनियाद थी, ये कहाँ से आई थी, ये ब्रिटिश का जो मैकेनिज्म था ना, ये आज दिन तक ये ब्रिटिश की जो पॉलिसीज हैं, ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उन्हीं को हमने भी अपनाया हुआ है। ये आज दिन तक हमें देखने को मिलती हैं तमाम चीज़ें। फिर लैंड लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये भी, ये जो आज हम लैंड रेवेन्यू एक्ट हम पढ़ते हैं, तो ये भी ब्रिटिश के ज़रिए ही हमें मिला है। ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर था कि इसको पूरी दुनिया के लोगों ने फॉलो किया है, यहाँ तक कि अमेरिकन्स ने भी इन्हीं को फॉलो किया है। और भी दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, ये ब्रिटिश के अंदर से ही सारी चीज़ें निकल के आगे फैली हैं दुनिया के अंदर। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के अंदर आज दिन तक भी ये जो जितने भी कानून वगैरह हैं, ये नाफिज हुए हुए हैं, और इन्हीं की मदद से ये लोग काम करते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे कि मुस्लिम्स की क्या कंट्रीब्यूशन थी, मुस्लिम्स का इस्लाम का इम्पैक्ट क्या पड़ा है। ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम देखेंगे कि इस्लाम का इम्पैक्ट कैसे पड़ा है। इसके लिए ज़रा मैं अब इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली चीज़ हमारी आ जाती है सोशल इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट्स को सबसे पहले देख लेते हैं। सोशल इम्पैक्ट्स में हमारे पास नंबर 1, आपका न्यू दीन, एक न्यू दीन इनको मिलता है। किनको मिलता है? इंडियंस को। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पहले यहां पर होती थी चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, और यहां पर एक और कॉन्सेप्ट था सती का। सती आप लोगों को पता है क्या है? सती वो कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लें एक हिंदू औरत है और उसका शौहर मर जाता है, ठीक है, तो लाजिमी बात है हिंदुओं के अंदर जो मर जाता है उसको जलाया जाता है। तो जो उस आदमी की बीवी होगी ना, उस बीवी को भी उस शौहर के साथ ही जला दिया जाएगा। ये था सती का कॉन्सेप्ट, और चाइल्ड मैरिजेस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। इनको ख़त्म किया इस न्यू दीन ने। ठीक हो गया। फिर इस न्यू दीन के अंदर सूफीज़म था। सूफीज़म जो था हमारे पास, सूफीज़म का क्या फ़ायदा होता है? सूफीज़म में देखें कि एक खुदा, ये तौहीद तौहीद को लोगों के दिलों में बिठा, जितने भी सूफ़ी है ना, इनका काम बुनियादी क्या है कि तौहीद को लोगों के दिलों में उसको बिठा दें, लोगों के दिलों में उस तौहीद को नाफिज कर दें। तो तौहीद जो है आपका, वो इन सूफियों की मदद से ही, जब एक खुदा को आप मानते हो तो फिर लाजमी बात है इसमें कुछ सुकून भी मिलता है। ये तो मुसलमानों को ही पता है, लेकिन इन सूफियों की मदद से भी इस्लाम बहुत फैला। जब लोगों ने एक खुदा का तसव्वुर सुना, तो लोगों ने फिर अपनी अकल से ये फैसला किया कि वाकई हम पागल हैं जो हम 10-10 12-12 खुदाओं को हम पूजते हैं, असल तो एक ही खुदा है। तो ये तौहीद का जो कॉन्सेप्ट था, ये सूफियों ने, ये सूफीज़म यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। नंबर 3 हमारे पास था जो, वो कुछ हमारे रिचुअल्स थे, जैसे कि हमारे पास ईद आ गया। ईद हमारे पास 2 ईदें, एक बड़ी ईद है ईद उल अज़हा है, और एक जो है ना आपकी वो है ईद उल फितर है। ठीक है, ये आपकी 2 ईदें आ गई। फिर रमज़ान, रमज़ान भी हमारे यहाँ एज अ रिचुअल ही मनाया जाता है, एज अ त्यौहार ही मनाया जाता है। तो ये रमज़ान, इसने भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस यहाँ पर सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया। मनसबदारी, मनसबदारी का जो निज़ाम था, वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि मनसबदारी का क्या निज़ाम था। ठीक हो गया। फिर फ्रेश, हमारे पास कुछ फ्रेश आइडियाज़ आते हैं। फ्रेश आइडियाज़ क्या आते हैं इसके अंदर? फ्रेश आइडियाज़ हमारे पास, सबसे पहली बात आप लोगों को मैंने बताई, ये जो आपके पास न्यू दीन है ना, इसमें चाइल्ड मैरिजेस,
औरतों के हुकूक, वुमेन राइट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और आपका अल्लाह भला करे, हर एक चीज़ का लॉ है यहाँ पर इस्लाम के अंदर, ठीक है। कोई भी मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो, उसको शरीयत के हिसाब से आप जो है ना वो मसले का हल निकाल निकाल सकते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये हमारे पास कुछ फ्रेश आइडियाज़ हमारे पास आए थे, ठीक है। एक खुदा जो है ना आखिरी नबी, नबी का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, फिर दोबारा कोई नबी नहीं आएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जितनी भी चीज़ें हैं वो सोशल इम्पैक्ट, क्योंकि उनका फिर सोशली भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए वो सोशल चीज़ों में आ जाती हैं हमारे पास। सिक्स्थ पे हमारे पास एजुकेशन सिस्टम दिया इस्लाम ने हमें। एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास मदरसा आया। मदरसा का आपको पता है, मदरसा का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, ठीक हो गया। ये हमारे हो गए 6, हमने सोशल इम्पैक्ट्स हमने देख लिए। ये 6 काफ़ी है। एग्ज़ाम में अगर 6 आ जाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। सोशल इम्पैक्ट आप लोग बड़ी इजीली, अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हमारे पास जो है, सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हमारे पास जो एडमिन का स्ट्रक्चर आया है वो कैसे आया, वो इस्लाम ने हमें दिया। आज दिन भी अगर आप लोगों ने जो है ना मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देखी तो उसमें मैंने बताया कि इस्लाम एक पूरा एक दीन है। दीन का मतलब ही ये होता है कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है ये, ठीक है। कंप्लीट कोड क्या है कि भाई एक एक चीज़, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम इसके अंदर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसके अंदर है, जुडिशल सिस्टम इसके अंदर है। एक एक किस्म का जो सिस्टम है वो आप लोगों को इस्लाम के अंदर मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि आप लोग घूमते फिरते रहें और आप लोगों को किसी सवाल का जवाब ना मिले। इस्लाम ऐसा ज़बरदस्त किस्म का दीन है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा कि जो हमारे मुग़ल एम्परर्स थे जितने भी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम किया है। तो ये भी हम इस्लाम के इम्पैक्ट के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे इसको। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर भी हमारे जो शाहजहाँ था जिसने पीकॉक थ्रोन बनाया था, आपका मोती मस्जिद बनाई थी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आ जाएंगी, ठीक है। ये फिर ज़कात, एक आपका जो एक सिस्टम था इकोनॉमिक सिस्टम, ये आया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिसको हम कहते हैं ना। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वेल्थ होती है हमारी, ये ज़कात का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम था। इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा भी हुआ, तो इसका भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट पड़ा। अब मुझे उम्मीद है कि ज़कात का जो है ना पूरा लेक्चर यहाँ पे अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। ज़कात आप लोगों को पता है कि ज़कात क्या होती है। सिर्फ यही नहीं, और इंडो अरब ट्रेड, ट्रेड रिलेशंस, ये भी हमारे पास जो है ना एक इम्पैक्ट पड़ता है कि इंडिया का और अरब का ट्रेड शुरू होता है। इस्लाम जब यहाँ पे आता है तो शुरू में इनके ट्रेड्स ही होते हैं आपस में, वो ट्रेड्स की बाद ही जो है ना फिर मोहम्मद बिन कासिम आता है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं अपना जो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो हम देख लेंगे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, सबसे पहली चीज़ आपके पास एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आया। आपने देखा कि ब्रिटिश के अंदर ही डेमोक्रेसी शुरू हुई थी, तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमें कहाँ से मिला, वो भी ये इस्लाम। इस्लाम जब आया, इस्लाम के अंदर भी आपने देखा कि डेमोक्रेसी का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है, ठीक है। उन मुग़ल एम्परर्स ने उस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, मैं मानता हूँ, लेकिन इस्लाम के अंदर बहरहाल डेमोक्रेसी है, ठीक है। वो कैसे है, वो अगर आप लोग यूट्यूब के मेरे चैनल पे चले जाएंगे और वहाँ पर आप लोग पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेसी इस्लाम में किस तरह से है, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमें दिया इस्लाम ने। फिर हमें क्या दिया, एक कोडिफाइड, कोडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, ये हमें भी इस्लाम ने ही दिया। इस लॉ में हमारे पास 4 इमाम आते हैं। इमाम अबू हनीफा आ जाते हैं, ठीक है, और आपका इमाम शाफी आ जाते हैं, फिर आपका मालिक, इमाम मालिक आ जाते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो है ना, ये इन्होंने क्या किया था, ये जो लॉ था इन्होंने ही कोडिफाई किया था, यानी कि कुरान और हदीस की गहराई में जाकर इन्होंने
एक लॉ बनाया था कि इस लॉ के मुताबिक फैसले हुआ करेंगे। फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, ये भी इस्लाम का एक इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पर, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। किस तरह से सोवरेनिटी कॉन्सेप्ट कैसे आता है यहाँ पर, कि देखें इस्लाम आपको कहता है कि सेल्फ डिफेंस, जब आपको सेल्फ डिफेंस करना पड़े तो करो, ये नहीं कि भाग जाओ, लड़ाई करो, ठीक है। सेल्फ डिफेंस में लड़ाई करनी है आपने। तो सेल्फ डिफेंस किस चीज़ के लिए होता है, आपकी टेरिटरी के लिए होता है, आपकी हुकूमत के लिए होता है। जब कोई दूसरा मुल्क दूसरी हुकूमत आपके मुल्क पे हमला करती है और आपकी हुकूमत को गिराना चाहती है, तो आप क्या करते हो, तो आप फिर जो है सेल्फ डिफेंस में आप जहाद करते हो। तो ये सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट भी हमें इस्लाम ने दिया। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, जो आईआर का हमारा कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा आई लॉ यानी कि इंटरनेशनल लॉ, ये भी हमें इस्लाम ने दिया। दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात कैसे रखने आईआर के अंदर, ये तमाम चीज़ें हमें बताई हैं इस्लाम ने। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है कि यहूदियों से, मदीना के अंदर यहूदियों से यानी कि ज्यूस से मुआहदे किए थे, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ वो फिर हम पढ़ेंगे ज़रूर, इस्लामियात में ही पढ़ेंगे इस टॉपिक को, कि इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ, जब हम इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक को, इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट को हम जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे, तब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में किस तरह से इस्लाम का जो है ना वो किरदार है। लेकिन यहाँ पे आप लोग इतनी सी बात समझें कि इंटरनेशनल लॉ में आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन लॉ आता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जितने भी आपके लड़ाई में आपके पकड़े जाते हैं लोग, उनको मारना नहीं है। लोगों का जो माली नुकसान है वो आपने नहीं करना, बूढ़ों को, बच्चों को और औरतों को आपने नहीं मारना। ये इंटरनेशनल लॉ में आती हैं चीज़ें। ये तमाम चीज़ें हमें इस्लाम ने ही बताई हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो सिस्टम हमारा यहाँ पर वो ख़त्म होता है, ठीक हो गया। तो बस फिर हमने जो है ना वो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा भी हो गया और थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को भी मेरा ख्याल मज़ा नहीं आ रहा, बोरियत हो रही है थोड़ी सी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चंस अगर कोई पूछने हैं तो पूछ लें फिर, ताकि हम जो है ना इस सेशन को एंड करेंगे। ये वीडियो की जो रिकॉर्डिंग हमारे पास हुई है, ये वीडियो हम आप लोगों को जो है ना उस पर, इसकी एक छोटी सी फाइल आपको सेंड कर दें, कंप्यूटर के अंदर सेव हो सकेगी। ये मोबाइल के अंदर डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बड़ी फ़ाइल है बहुत। कंप्यूटर के अंदर आप लोगों की ये फ़ाइल ईज़िली डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप लोगों को जो है ना ये फ़ाइल चाहिए हुई तो मैं आप लोगों को उसका लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो प्लस ऑडियो, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास जो है ना वो इंटरप्शन हुई है, डिस्कनेक्शन भी हुई है काफ़ी। लेकिन जो है ना जब आप लोग इसको जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो सुनेंगे, तो फिर वहाँ पे आप लोगों को इंटरप्शन नहीं मिलेगी, कोई जो है ना डिसरप्शन नहीं होगी वहाँ पर। अब क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछना, पता नहीं आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था कि एसए के लिए हम क्या करें। एसए के लिए आप लोग एक बात याद रखें, एसए में जो बहुत सारे लोग होते हैं वो टॉपिक्स दे रहे होते हैं कि भाई ये टॉपिक आ सकता है, ये टॉपिक आ सकता है, ठीक है। एक और बंदे ने हमें ज्वाइन कर लिया, उसको भी हम ले लेते हैं। ये जो मैडम मैडम मदिहा रज़ाक, जो आपने अभी अभी ज्वाइन किया है ना, तो आप एक काम कर लें, ये हमने जो, पता नहीं आपने कब से कहाँ से आपका लेक्चर मिस हुआ था, तो आप ये कर लें कि आप जो है ना ये इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, हमने जो अभी हमने पढ़ा है इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, ये आप देख लें। इसके सोशल इम्पैक्ट्स हमने जो है ना वो कर लिए हैं, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, ये आप नोट कर लें। जब तक और लोग जो हैं वो क्वेश्चंस पूछ लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एसए का मैं बता रहा था आप लोगों को, एसए के साथ क्या करना है, एसए के साथ कैसे डील करना है। देखें याद रखें एक बात, एसए जो है ना आपका, हाँ हाँ, ये जो एक मोहतरमा ने सवाल पूछा है कि इज दिस लेक्चर इनफ फॉर फर्स्ट टू टॉपिक्स ऑफ सिलेबस ऑफ पाकिस्तान। याद रखें बात मैंने शुरू में बताया कि ये जो आपका एरा है, ये तो एक ही एरा है ना। आप अगर सिलेबस में देखो तो आप देखते हो कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, बस इतना लिखा है, उसके आगे कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। वो ये तो हमने खुद बनाया ना इस तरह का सिलेबस। इस हमने, आपने देखा, आपने शुरू में हमने जो सिलेबस डिज़ाइन किया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कहाँ चला गया।
ये देखें ना आप, ये शुरू में जो हमने जो सिलेबस हमने बनाया ना, ये देखिए ये सारा जो है ना, ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स नहीं है, ये पहला एक ही टॉपिक है, ये 2 टॉपिक्स नहीं है, ये पहला एक टॉपिक है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने जो हेडिंग वाइज हमने जो है ना वो बना लिया है, ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रप्शन हमें ना आए, पढ़ते हुए हम एक जो है ना स्ट्रक्चर्ड वे में हम पढ़ें इसको ना। इसी वजह से हम जो है ना, ये आपका बिल्कुल मोर देन इनफ होगा, आप इसके ऊपर बिल्कुल टेंशन नहीं लो कि आपका जो है ना ये टॉपिक कम हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैंने बता दिया। आप बेशक पिछले 20 साल के पेपर्स उठाकर देखें, पास्ट पेपर्स पाकिस्तान अफेयर्स के, आपको ये नहीं मिलेगा कि जो है ना अकबर ने क्या तीर मारा, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, मोहम्मद बिन कासिम कैसे आया, ये बातें आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। हाँ, जिन चीज़ों के ऊपर सवाल आता है, मैंने खुद एनालाइज किया है, उन पे हम एट लेंथ बात करेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो हमने सिलेबस बनाया है पहला, ये जो हमने प्री पार्टीशन का सिलेबस बनाया है ना, ये भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि प्री पार्टीशन में ये तो हमने 1857 तक आए हैं हम। 1857 के बाद जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जो आपका पाकिस्तान मूवमेंट चली है, वो हमने देखी ही नहीं है अभी तक। वो एक अलग टॉपिक है, वो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, क्योंकि लोग भी जो है ना वो छोड़ के चले गए, मेरा ख्याल बोर हो रहे थे, वो इसीलिए चले गए क्योंकि उनका यही ख्याल है कि हमें जो है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर जब मिल जाएगा तो हम क्यों पागल हैं जो हम लाइव लेक्चर लें। तो लाइव लेक्चर लेने का यही फ़ायदा है कि आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, कि क्वेश्चन कैसे, ऐसे का मैं बता रहा था आप लोगों को बीच में एक चलें ऑल राइट बोल दिया इन्होंने, चलें शुक्र है समझ में आ गई बात। कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, फिर मैं एस्से का बता दूं आपको कि एस्से क्या चीज़ है, एस्से को किस तरह से टैकल करना है, इस तरह की एस्से की तैयारी किस तरह से करनी है। मैं एक हिंट दूंगा आप लोगों को, बहुत ही जो है ना वो 1 लाख रुपए का हिंट है, मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि एस्से कैसे करना है आप लोगों ने। एस्से याद रखना है, एस्से के टॉपिक्स तैयार नहीं करने के, एस्से का जो टॉपिक आएगा, वो जो टॉपिक्स आप लोगों को जो है ना फेसबुक पे गूगल पे लोगों ने जो है ना निकाल के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। पिछले 20 साल के आप लोग एस्से के जो पेपर्स हैं वो आप लोग प्रिंट कर लें, अपने पास रख लें। आप देखेंगे कि हर पेपर में आपको कुछ थीम्स मिलेंगे। थीम्स क्या होता है? मिसाल के तौर पर जेंडर जेंडर स्टडीज से कोई टॉपिक हमेशा हर साल आ जाता है, तो आपने जेंडर डेवलपमेंट को का एक टॉपिक जो है ना, इसके ऊपर आपने रिसर्च करके इसकी हर डायमेंशन को कवर करना है, जेंडर डेवलपमेंट को। फिर आपकी कश्मीर सॉरी करंट अफेयर्स के ऊपर भी हमेशा हर साल कोई ना कोई ऐसे आ जाता है, ठीक है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपका कोई ना कोई टॉपिक आ जाता है, जिसमें डेमोक्रेसी को हमेशा ये लोग छेड़ते हैं, ठीक है। टूरिज्म, इनका कोई टॉपिक आ जाता है। एजुकेशन के ऊपर हमेशा आपका कोई ना कोई टॉपिक आ रहा होता है। तो ये जो थीम्स है ना, आपकी एजुकेशन आ गया, आपका फेमिनिज्म आ गया, आपका जेंडर डेवलपमेंट आ गया, आपकी जो है ना वो डेमोक्रेसी, बहुत बड़ा टॉपिक है डेमोक्रेसी, इसको तैयार करें। इसके अंदर पिछली दफ़ा जो एक क्वेश्चन आया हुआ था, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स जो है ना, वो आप लोग इस तरह की डायमेंशंस देखें, इस तरह के पॉइंट्स आप लोग सीखें कि ये क्या है, तो वो आप लोग देखें। फिर आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला एक लिस्ट दूंगा बनाकर, उसमें कुछ थीम्स हैं हमारे पास। मैंने बहुत सारे थीम्स उसमें निकाल कर रखे हुए हैं, कोई 10-15 थीम्स हैं। उन 10-15 थीम्स को अगर आप लोग तैयार करते हैं, ठीक है, तो उन 10-15 थीम्स में से आपका एस्से ईजिली हो जाता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मैं अभी आप लोगों को एक जो है ना वो ओवरव्यू अभी भी दे देता हूँ उन थीम्स का, कोई मसला नहीं है। ये बात याद रखनी है आपने, एस्से के अंदर कोई हेडिंग नहीं आएगी आपकी, एस्से में आपकी जो जितनी भी हेडिंग्स आती हैं वो आउटलाइन में आ जाती हैं, ठीक है। आउटलाइन में आप सारी हेडिंग्स बता देते हैं, उसके बाद आप बार बार एस्से में हेडिंग्स नहीं लिखते कि हर हेडिंग आप लिख रहे हो और फिर उसको एलिब्रेट कर रहे हो। हेडिंग आपकी लिखी हुई आउटलाइन में, यहाँ पर सिर्फ आपने एस्से के अंदर उसको एलिब्रेट करना है। ज़्यादा आपने होशियारी अगर की तो वो आपके गले पड़ सकती है। मैंने जब खुद तैयारी कर रहा था, मैंने कुछ जो है ना वो थीम्स जो है ना वो निकाल के रखे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, मैं ढूंढ रहा हूँ। दुआ करें मिल जाए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ढूंढने में। ऐसे की आउटलाइन जो है ना वो हर टॉपिक के हिसाब से अपनी अलग एक आउटलाइन बनती है। ये नहीं होता कि हर टॉपिक की एक ही तरह की आप आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन आपकी बेस्ड होती है थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। इसके ऊपर हम एक अलग से ज़रूर इंशाअल्लाह एक सेशन स्टार्ट करेंगे। एस्से में सिखाऊंगा आप लोगों को कि एस्से किस तरह से लिखना है। ठीक है, ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एस्से का जो है उसको डिज़ाइन कैसे करना है। बाकी तो लाजमी बात है आप लोग खुद ही लिखेंगे, लेकिन उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसकी आउटलाइन बना ली ना आप लोगों ने, ढंग की आउटलाइन बना ली ना, और ढंग का इंट्रोडक्शन लिख लिया, तो फिर सुनने में यही आया कि वो बंदा जो है ना वो पास कर देता है आपको। वो फिर जो है ना वो ये नहीं कि फेल कर दे आपको, पास वो कर देगा आपको। आपकी हर जो है ना वो हर टॉपिक के लिहाज से आपकी अलग किस्म की एक आउटलाइन बन जाती है। ठीक है, एक मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू एक स्ट्रक्चर ज़रूर दूंगा कि यार इस तरह से आउटलाइन बनाएं, तो उस तरह से आप आउटलाइन बनाएं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो आपको ज़रूर जो है ना वो एक बुक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो बुक अगर आप लोग ले लें, वो बुक बहुत अच्छी है, मैंने खुद वो बुक पढ़ी थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुक है। वो है डोगर पब्लिशर्स की इब्राहिम शाह की बुक है, एस्से की बुक। वो आप लोग अगर ले लें पढ़ लें तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को उस बुक के अलावा किसी और बुक की तरफ जाने की ज़रूरत है। वो बुक आपके लिए ना, एक बुक अगर आपने वो पढ़ ली अच्छे से, पूरी बुक समझ लिया उसको, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। ऐसे करना फिर हलवा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो पता नहीं वो कहाँ चला गया, टॉपिक्स मैंने लिखे थे, कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे थे, वो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है फ़िलहाल। मैं देखूँगा ढूंढ के उनके, आप लोगों को उसकी जो है ना वो ग्रुप के अंदर जो है ना मैं स्क्रीनशॉट उसकी भेज दूंगा। ठीक है, तो और अगर कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर हम इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आप लोग फिर लिख दें कि भाई ठीक है, आप लोग फिर अल्लाह हाफिज़ लिख दें। ठीक है, नो क्वेश्चन, ठीक हो गया, थैंक यू। और ये दो तीन लोग और हैं, इन्होंने अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं जो है ना वो मैं फिर क्विट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।